Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. जिस शख्सियत ने हमें आज ज्वाइन किया हुआ ही हैज़ वेरी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस. ही हैज़ वर्क इन मल्टीपल सेक्टर. उन्होंने टेलीकॉम में काम किया हुआ है, FMCG के अंदर काम किया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, एंड लेटर ही ज्वाइंट रियल एस्टेट सेक्टर. Currently he is the chief operating officer at Etihad Town. Shuja bhai, thank you so much for being part of our show. Thank you so much ji. Thank you for having us. It's a pleasure for you to have on our show. To start the conversation, थोड़ा सा मुझे बताइएगा. लेटर मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो आई वाज एस्टोनिश कि इस बंदे ने सेल्स के अंदर टेलको में भी काम किया हुआ है, FMCG के अंदर भी काम किया हुआ है और आपकी बाकी रियल एस्टेट के अंदर भी काम किया हुआ है. तो सेल्स के ऊपर हम सवाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताएं अर्ली लाइफ के बारे में ताकि कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें ना, कि आपका ब्रॉटअप कहाँ पे था, आपका होम टाउन कहाँ पे, अर्ली स्कूलिंग वगैरह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो वेरी मच. अच्छा, स्टार्ट तो मैंने देखें, मेरा जो एजुकेशन डेरा इस्माइल खान KPK में एक शहर है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की. कॉलेज लाइफ वहाँ पे मैंने कुछ टाइम वहाँ पे यूनिवर्सिटी वहाँ पे एक पार्ट वहाँ पे से किया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद से किया. उसके बाद मैं इस्लामाबाद आया. यहाँ पे मैंने अस्करी बैंक ज्वाइन किया. मैं 2 साल अस्करी बैंक में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में था. 2 साल मैंने इस्लामाबाद में अस्करी बैंक काम करने के बाद मैंने यूनिलीवर ज्वाइन किया. यूनिलीवर में कुछ अर्सा काम किया, ऑलमोस्ट 2 years. एंड दैट वाज टाइम बैक 2001 में मैंने करियर स्टार्ट किया था. 2003 में मैंने यूनिलीवर स्टार्ट किया, मार्च में. उसके बाद फिर मैं टेलीकॉम, नया एक सेक्टर यहाँ पे, जिस वक्त टेलीनॉर और वारिद लॉन्च हुआ था, जिस वक्त वारिद को लोग अलवरीद कहते थे. 2004 में मैंने फिर उसके साथ वारिद के साथ अपना करियर स्टार्ट किया. उस वक्त हमारा पे फ़ोन और FM इसके अंदर GSM सेगमेंट में मैंने फिर फ्रेंचाइज सेगमेंट में काम किया कुछ तकरीबन 3 साल. फिर उसके बाद ऑपरेशन में 2 साल काम किए. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में 2 साल काम किया. तो ऑलमोस्ट कोई मैंने 9 साल टेलीकॉम में वारिद. चलिए जी, वेरी नाइस. जितनी आपने वो चीज़ें बताई हैं, सारा का सारा जो है ना आपका जॉब का, आप ह्यूमन इंटरेक्शन आप कर रहा है, ऑब्वियसली आपने सेल्स में की है. तो एक जनरली परसेप्शन होता है लोगों के अंदर कि जो बंदा ना बड़ा टॉकेटिव होता है अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ के अंदर, यार ये सेल्स का बंदा, ये कुछ भी जाके बेच सकता है. तो ये मिथ है या रियलिटी है? आप इसके ऊपर, क्या इंट्रोवर्ट भी अच्छा सेल्समैन बन सकता है? मतलब आप जब थे कॉलेज लाइफ में तो आप किस तरह के थे? मतलब एक होता है ना बड़ा सोसाइटी में बड़ा इन, आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, आप जो ट्रिप है वहाँ पे भी जा रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं. तो Shuja, how was Shuja back in college? देखिए, Shuja was not that good in education, to be very honest. मेरा बड़ा क्लास में अगर बड़ी टॉप वाले तो बहुत दूर होते थे. हम कोशिश करते थे कि मिड में रहें कहीं ना कहीं, तो वहीं पे फॉल करते थे. आई वाज अ वेरी गुड प्लेयर. मैं फुटबॉल का, उसके बाद मैं क्रिकेट बहुत खेला. फिर मैंने कोई स्पोर्ट्स नहीं छोड़ी. मेरे आज भी टीचर्स, मैं मुलाकात करता हूँ तो उनको याद होती है एक एक स्टोरी. हमारा एक ग्रुप होता था BCS में, बहुत हमारी शरारती ग्रुप था और हमारे से टीचर्स तंग थे. तो डेफिनेटली वो एक आपको ना वो वहीं से एक फ्लेवर मिल रहा होता है, लोगों से नेटवर्किंग का, लोगों के साथ मिलने का. वो जो झिझक होती है वो ख़त्म हो जाती है. फिर आप जब कैरियर या कोई प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उसमें फिर आपको वो एडवांटेज मिलता है, बिकॉज आपका शुरू से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. टीचरों को आपने, इंक्वायरीज आपकी चल रही होती है तो आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है शरारतें कि जी ये गलती नहीं थी, ये हुआ था. तो फ़ायदा करता है ये वो लोग जो मैंने देखे हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होते थे, बड़े टॉप क्लास के होते थे, बट वो इंटरेक्ट नहीं करते थे, उनकी नेटवर्किंग नहीं होती थी इतनी अच्छी. तो आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं. अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया कि आपने गोमल से आपने ग्रेजुएट किया, उसके बाद आपने स्टार्टेड योर फर्स्ट जॉब इन अस्करी बैंक क्रेडिट डिपार्टमेंट के अंदर. तो पहले तो ये बताएं, गोमल में आपकी ग्रेजुएशन के मेजर्स क्या थे आपके? मैंने BCS किया था. BCS इन स्पेशलिस्ट IT. अच्छा, IT के अंदर किया था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस. और उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद आया, फिर मैंने यहाँ पे MBA किया मार्केटिंग में. बट एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई कि मैंने जो लाइफ स्टार्ट कैरियर किया था, मेरे कैरियर में डे फर्स्ट से स्ट्रगल थी. बिकॉज मैंने जब क्रेडिट कार्ड ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरी कोई सैलरी नहीं होती थी, और मुझे याद है कि मैं कमीशन बेस्ड जॉब करता था. दिसंबर में इस्लामाबाद की सर्दी 2001 में बहुत कमाल की होती थी. और मुझे याद है कि मैं एक घर पे जाके, बिकॉज उस वक्त क्रेडिट कार्ड को भी क्वालिफाई वो लोग करते थे जो आर्म फोर्सेस में होते थे या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते थे. तो उनके घर जाते थे, उनसे सैलरी स्लिप, रात को कहते जी घर भूल गए, तो उनके घर चले गए, उनसे सैलरी स्लिप्स ले ली. उनका ID कार्ड घर भूल गया तो रात को 10 बजे उन्होंने अपने गेस्ट हाउस या आर्मी के मैस में बुला के उनसे
आईडी कार्ड लेके उनके क्रेडिट कार्ड बनाए। तो हाउ डिफिकल्ट दैट वाज, क्योंकि उस टाइम की अगर बात करें 2000-2001 के अंदर क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग 2004-5 तक, इवन मेरे फादर ही वाज इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, 2005 या 6 तक ना वो जाके चेक के थ्रू जाके पैसे निकलवाते रहे हैं। तो एटीएम तो दूर की बात, आप क्रेडिट कार्ड पे जा रहे हैं। प्लास्टिक मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना उस वक्त। प्लास्टिक मनी को लोग थोड़ा सा, एक तो नया, फिर इसमें एक्सेप्टेबिलिटी, वो मशीन्स जो उनकी मशीन्स होती थी, पॉज मशीन जिसको कहते थे, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स, वो नहीं मिलती थी, बड़ी लिमिटेड लोगों के पास आउटलेट्स पे होती थी। फिर लोगों को एक था कि जी ये पता नहीं कहीं गुम गया तो पता नहीं मिसयूज़ ना हो जाए। उस वक्त हमारी हेल्पलाइंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, बहुत से फैक्टर्स थे। बट उस वक्त भी एक चीज़ थी, मुझे अभी भी याद है कि जो चीज़ मैं बाद में सोचता था कि पता नहीं मैंने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर इतना अच्छा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है, वो मेहनत थी। जो मुझे याद है कि पहले दिन से लेके और लास्ट डे तक मैंने कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस पे मैंने अपनी जॉब के साथ जस्टिफाई ना किया हो। लोग कहते हैं 9 to 5, मैं कहता 9 to none, बिकॉज उसमें ये होता था कि रात को 11 बज रहे, 12 बज रहे, मेरे लिए जॉब का मतलब है 24/7। मेरा भी एग्जैक्टली सेम ही थॉट प्रोसेस है कि अगर आपने करियर में एक्सेल करना है, एक तो 9 to 6 आपने करना है, वो आपकी सिर्फ जॉब होगी, आप सैलरी आ रही है, ठीक है, लेकिन आपने वाकई में एक्सेल करना है, एक्सेलेंस लेके आना है, तो 6 के बाद आपको बैठ के काम करना ही करना है बेसिकली ना। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखी है ना, जो सी लेवल बंदों के अंदर होती है, एबिलिटी टू जूम इन एंड जूम आउट। कि लेट्स से कोई उनको टास्क आ रहा है, वो अपने छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं बेसिकली, उनको अच्छा यार एक प्रेजेंटेशन बना दो, या फिर एक मार्केट साइज के, लेट्स से आपने एग्जांपल दी क्रेडिट कार्ड की ना, क्रेडिट कार्ड पे जाके लेट्स से इस्लामाबाद के अगर आप सेल्स को एरिया को देख रहे थे, कितने % लोग आपने, ये आपके पास साइज है, आपने जाके यहाँ पे सेल्स करना है, लेकिन जो टास्क आपके पास आ रहा है, क्या उस टाइम के ऊपर आपने वो सोचा यार अच्छा इससे पहले वर्किंग पीछे क्या होगी, क्या मार्केट साइज टोटल कंट्री का है, इस रीजन पे कितनी चैनल जो प्लानिंग होती है, तो वो है ना, वो बड़े आराम से जूम इन जूम आउट कर लेते थे। लेट्स से कम्युनिकेट करने अपने मैनेजर के साथ, सी लेवल के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, तो वो चीज़ आती थी। तो उस टाइम के ऊपर मतलब अभी तो खैर बड़ी मेंटोरिंग, और जब से आपका डिजिटल आपका आगे एरा आ चुका है, आप अपने आप से मेंटोर ढूंढ सकते हो, आपके इतने प्लेटफॉर्म है, ग्रुप से, उस टाइम के ऊपर वो चीज़ अपने अंदर होना, वो मतलब आपकी क्या स्ट्रगल थी बेसिकली। एक तो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब के लिए कर रहे थे, लेकिन मैंने ऊपर जाना है, करियर में एक्सेल करना है, तो वो चीज़ गाइडेंस या फिर पिवट आप कैसे खुद कर रहे थे? देखिए मैं 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। एक तो ये होता है कि आपने 9 to 6 वाली एग्जांपल बड़ी अच्छी दी कि जी 95% ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो होते हैं जो 9 to 5 काम कर रहे होते हैं, और वो फिर उनका कैरियर प्रोग्रेस भी उसी तरह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते हैं। जो लोग होते हैं जो 9 to none तक काम करते हैं ना, वो 5% से भी कम होते हैं। मैं कह रहा हूँ 1-2% होंगे मैक्सिमम, बट वो जो ग्रोथ उनको मिलती है, जिस तरह वो अपने कैरियर में प्रोग्रेस करते हैं, जिस तरह उनको कैरियर में ग्रोथ मिलती है, वो फिर एक्सेप्शनल होते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए इस्लामाबाद उस वक्त बिल्कुल नया था, बट जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है कि आप किसी ऐसे प्लेटून में चले जाएं या ऐसे यूनिट में चले जाएं जो इस्लामाबाद से बाहर है, उनको पहले एंगेज करें। मतलब उस टाइम ईमेल्स, ये इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास, तो हम पहले लेटर लिखते थे, फिर उस यूनिट से परमिशन लेते थे, फिर एक प्रेजेंटेशन देते थे वहाँ पे जाके, फिर उनको कन्वर्ट करते थे। तो वो जो मेहनत थी, और वो वहाँ पे जो अब मेंटोरिंग की बात करते हैं, और मोस्टली लोग क्या होता है, अभी हमारी जिस तरह डिस्कशन भी हो रही थी कि मेंटोरिंग के लिए भी लोग एफर्ट नहीं करते। आप असिस्टेंट मैनेजर आए तो आप कहते हैं जी ये मेरा कोलीग जो है, ये मेरा मेंटोर है, इससे मैंने एडवाइस लेनी है कि मैं अगले मूव करूँ या ना करूँ। अब जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे आपका मेंटोर और आपके कैलिबर और आपका विजन ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। वहाँ पे फिर आपको मेंटोरिंग भी अपनी चेंज करनी पड़ती है, आपको अपने मेंटोर्स भी चेंज करने पड़ते हैं। कि मैं अगर असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो मैं भी सीनियर मैनेजर इज़ माय मेंटोर, और मुझे पता है वो जो विजन चाहिए या जो मुझे पाथ चाहिए वो मैं भी मुझे वहाँ से मिल रहा हूँ। बट जैसे ही मैं ग्रो करूँगा, मेरे लिए शायद उसका विजन और मेरा विजन सेम लेवल पे आ जाएगा। देन मुझे अपने सी लेवल को कॉन्टैक्ट किसी ना किसी, फिर वो इंटर डिपार्टमेंट इतनी हर्डल्स होते हैं कि आप फाइनेंस वाला सेल्स में नहीं जा सकता, सेल्स वाला लीगल में नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी आपको खुद ही रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो हर टाइम में, हर लेवल के, जब आप जिस लेवल पे आपको अपने लेवल से 2 स्टेप ऊपर के मेंटोर्स चाहिए होते हैं। अगर आपने अपने कैरियर को ग्रो करना है, अगर आपने अपने कैरियर के अंदर जहाँ पे आपको लगता है कि डेफिसिट्स हैं, या मैं कहीं पे ऐसी जगह पे स्टक हो गया हूँ जहाँ पे मुझे कहीं पे गाइडलाइन चाहिए, तो वो लोग कर सकते हैं जो आपसे 2 स्टेप्स अहेड हो, आपके एक्सपीरियंस से ऑलमोस्ट 5-10 ईयर्स ज़्यादा हो उनका,
प्लस उनका विजन, उनकी अच्छा, ये पॉइंट तो बड़ा अच्छा है सब कुछ, मतलब ऑब्वियसली अगर आपने ग्रो करना है आपका मेंटोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट ये कि हाउ टू मेक द कनेक्शन। लेट्स से अगर मैं अभी यहाँ पे अगर एक दफ्तर में काम कर रहा हूँ, बड़ी एक जूनियर पोजीशन के ऊपर हूँ, और लेट्स से मेरा लाइन है, मैंने HOD पे मैंने कनेक्शन बिल्ड करना है, तो वो मैं कैसे बिल्ड करूँगा अदर देन माई डिपार्टमेंट? वो चीज़ें कॉमन पॉइंट कैसे ढूंढा जाए वो चीज़ें ना? देखिए इसमें बड़ा, मैं आपको ऑफिस के अंदर जब आप इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई अपने उस ऑफिस सेटअप में एक ऐसा बंदा नज़र आ जाता है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको आइडियाज़ दे रहा होता है, जिसकी जो अप्रोच है वो सबसे डिफरेंट होती है बट वो एक्यूरेट होती है, जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि इसको मैं फॉलो करूंगा और मुझे ये कहीं पे भी डॉच नहीं करेगा और इसके जो डिसीजन है वो ऑन डॉट होगा। मतलब वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बिकॉज हर इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, खामियां होती हैं, बट एटलीस्ट आपको लगता है कि ये मेरे सारे इस पूरे लॉट में से बेस्ट बंदा यही है। चले, पहला प्रोसेस तो हमने कर लिया, बंदा हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेट्स से कि यार एक साहब XYZ वो बड़े अच्छे विजनरी बंदे हैं, यार इसके साथ अगर मैं रहूँगा तो मेरा करियर बड़ा बूस्ट हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो है ना, आइस कैसे ब्रेक करनी, आइस कैसे मेल्ट करनी स्टार्ट में जाके, क्योंकि वो बड़ा एक पॉइंट होता है कि लेट्स से कि अगर मैं जाके अदर देन वर्क में बात करूँ तो एक तो स्मोकिंग जोन में आपकी बड़ी अच्छी गपशप बन जाती है, अदर देन मतलब आप किस तरह से वो चीज़ें कर सकते हो? देखिए बहुत से तरीके होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा प्रोडक्टिव टाइम ऑफिस के अंदर भी 4 से 5 घंटे होता है। उसके बाद आपको भी पता है कि कितने लोग ब्रेक्स लेते हैं, कितने लोग प्लस मतलब जा रहे हैं स्मोकिंग के लिए जा रहे हैं, लंच ब्रेक हो गया, नमाज की ब्रेक हो गई, डिफरेंट ब्रेक्स होते हैं हमारे ऑफिस में भी। देखिए जिस बंदे से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसको ये फीलिंग जानी चाहिए कि आप सीरियसली उससे कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं। बेसिकली हम करते क्या है कि हम लोगों से मशवरा लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं बट उस पर अमल नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने किसी को मेंटोर बनाया तो फिर उसके साथ आपको सेटिंग करनी है, फिर उसको बताना है कि आप मेरी काउंसलिंग करेंगे, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, कैरियर में मैं 24 साल से प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, मुझे लोगों से इंटरेक्ट, मेरा नेटवर्क बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। जिससे भी आप ऑनेस्टली कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आपको लगता है कि ये बंदा मेरा मेंटोर हो सकता है, और उससे आप उसको उस रिस्पेक्टफुल तरीके से और उसको आप पहले बताते हैं कि जी मैं अपने कैरियर की मूव्स आपके साथ डिस्कस, वो भी सीरियस हो जाता है। बिकॉज देखें कैरियर सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक जॉबियन के लिए सब उसका ब्रेड एंड बटर ही उसकी जॉब है। तो इसीलिए जब आप किसी से पूछते हैं ना, तो वो उस देखें ये मेंटोर ढूंढने में ये भी बड़ा एक चीज़ होती है कि आपका ऑनेस्ट होना चाहिए बंदा जो आपको एडवाइस कर रहा है। वो ये तो ना हो कि कहीं आपको डॉच तो नहीं कर। तो देखें मोस्टली लोग आपको अच्छी एडवाइस देते हैं, और आप भी माशाल्लाह जिस स्टेज पे आप होते हैं तो आपको भी समझ आती है कि कौन बंदा मुझे किस तरह का एडवाइस देता है। बट अगेन आपको अपने मेंटोर्स भी चेंज करने पड़ते हैं हर लेवल पे जाके। आपको 5 साल पहले क्या था और आज मेरा कौन मेंटोर होगा, उसमें बड़ा फ़र्क होगा। तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है। प्राइमरीली अगर आपके करियर को देखें ना, आपका ज़्यादा काम सेल्स के अंदर है। अब सेल्स के अंदर ना आपकी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती होती है। तो जिस तरह से मैं कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, वो एक साहब आए थे, बता रहे थे कि आपके 2 स्किल होते हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल होते हैं। हार्ड स्किल आप जाते हो कंपनी में ट्रेन करते हैं, आप साल बाद परफॉर्म करते हो। सॉफ्ट स्किल जो है ना, मीटर आपका 0 से वो 100 पे गया, 0 से 10 पे गया, आपने इंडस्ट्री चेंज कर दिया, 10 से आपका सॉफ्ट स्किल्स आगे जा रहा है, लेकिन आपका हार्ड स्किल वापस 0 पे आ जाता है। तो सॉफ्ट स्किल कितना इंपॉर्टेंट है, और एक बंदा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर कर सकता है प्राइमरीली फ्रॉम द सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू? एक तो होता है 1 to 1, मैं और बड़े अच्छे बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ना, मैंने इसको कुछ बेचना है, मैंने इसको कन्विंस करना है, तो वो चीज़ कैसे बंदा इंप्रूव कर सकता है? देखिए ये तो डे फर्स्ट से चीज़ है कि सेल्स वाला अगर शाय हो गया तो वो कभी कुछ चीज़ नहीं बेच सकता। अगर तो आपके अंदर वो बोल्डनेस या वो, और ये कब आती है, जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो, जब आपके पास इंडस्ट्री नॉलेज हो, जब आप खुद रिसर्च करके जा रहे होते हैं। अगर आज मैं स्टेज पे खड़ा हो जाऊं और मैं 500 लोगों को स्पीच करूं, अपने एजेंट्स को, डीलर्स को, और मुझे खुद रियल स्टेट का ABC का नाम पता हो, तो अगले 2 मिनट बाद मुझे खुद समझ नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ और किसको क्या बता रहा हूँ, और लोग भी फिर उसी तरह का आपको अटेंशन नहीं देते। देखें जब भी आपने किसी को कन्विंस करना है, चाहे वो सेल हो, चाहे आप बड़े फोरम पे स्पीच दे रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस मेहनत। देखें जब आप ऑन ग्राउंड फील्ड पे काम नहीं करेंगे, ना आपको नॉलेज मिलेगा, ना आपका एक्सपीरियंस कंसीडर होगा। तो इसीलिए सेल्स वाला वही बेहतर है जिसके 6 महीने बाद एटलीस्ट शूज़ चेंज होते हो, जिसके जो नीचे सोल है ना, वो 6 महीने बाद उसका रबड़ घिस जाए। बिकॉज जब आप फील्ड में जाते हैं आपको 10 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, और वो इंटरेक्शन भी किस्म किस्म के लोग होते हैं। तो जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है, और उससे आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाती है। फिर जो आपका नॉलेज होता है,
चाहे वो इंडस्ट्री नॉलेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, बड़ा मैटर करता है। जितना नॉलेज आपका स्ट्रांग होगा उतना आपको अगले बंदे को कन्विंस करने में आसानी होती है। आज मैं किसी को कहूँ यार प्लॉट ले लो, वो कहेगा मैं क्यों प्लॉट लूँ, मुझे पता होना चाहिए कि उस प्लॉट के आगे क्या क्या फीचर्स हैं जो कि उसको एडवांटेज दे सकते हैं। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, सीपैक का इम्पैक्ट क्या आएगा, लैंड की प्राइस जो डॉलर के साथ हम कंपेयर करते हैं, किस टाइम ये डॉलर की प्राइस क्या थी और आज डॉलर की प्राइस किधर और लैंड की प्राइस किधर है। आपके कुछ एनालिसिस होने चाहिए। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, इस इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है कि लोग आते हैं, वो देखते हैं कि इस भाई ने प्लॉट लिया था, उसने अब गाड़ी ले लिया, इसका मतलब उसने अच्छा डिसीजन लिया होगा, उसका होमवर्क जीरो होता है, वो भाई को फॉलो कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपना रिसर्च, अपना होमवर्क नहीं करते, चाहे बायर हो चाहे आप सेलर हो, जब तक आप अपना रिसर्च, जब तक आपका होमवर्क नहीं कंप्लीट होगा, आप कुछ भी नहीं बेच सकते और आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट लाइन इसका आंसर है कि जी आपका होमवर्क आपके एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस आपकी मेहनत से, जो आपने फील्ड में जो एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद सेल्स वाले को तो सिर्फ बोलना ही आता है, बाकी तो मेरे ख्याल में फाइनेंस वाले करते हैं। सेल्स में वाले काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, अच्छा खासा वो बोल लेते होते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है इंटरेक्शन करना, ऑब्वियसली वो शाय नहीं होते बिल्कुल, अच्छा खासा एक आइस ब्रेक करके अच्छी खासी गपशप लगा लेते हैं, लेकिन होता है एक रियल कनेक्शन बिल्ड करना ना, कि यार एक वाकई में एक लेट से कि मेरा बिल्कुल एक कनेक्शन है, क्योंकि दफ्तर में होता है कि सुबह जाते हैं, अच्छा सर क्या हाल चाल है आपके, वाटर कूलर पे गए, अच्छा सर वीकेंड कैसे गुजरा आपका, लेकिन जो रियल कनेक्शन मिसिंग है मेरे ख्याल से। आप दिन में कितने लोगों से बात करते होंगे, 100 सेल्स वाले 100 से बात करते होंगे, लेकिन आपके साथ ना जो आपको डाउन द लाइन जो काम आ रहे होते हैं वो 5 या 6 ही बंदे होते हैं जो कि आपके बड़े जेन्युइन क्लाइंट होते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ वो इमोशनल कनेक्शन या रियल कनेक्शन बनाना पड़ता है, तो वो किस तरह से आप कर सकते हो? देखिए, आप हर बंदे के साथ तो वो इमोशनल कनेक्शन बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम भी करना है, साथ में नेटवर्किंग भी करनी है, कनेक्शन भी बनाने हैं। आपको पता चल जाता है कि आपकी टीम में जो 5 बेस्ट लोग हैं वो कौन है, जो सबसे वीक लोग हैं वो कौन है, और जो मिडिल टाइप लोग जो होते हैं जो कि ना कभी परफॉर्म करते हैं, उनमें से आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। आपने उन लोगों के साथ बैठना होता है, उनसे आइडियाज़ लेने होते हैं जो बेस्ट हैं। जो आपके लो परफॉर्मर्स होते हैं उनको आपने आइडियाज़ बेचने होते हैं। देखें, उनकी तरफ से फिर आप उनके हीरो बन गए, और जो हीरो हैं उनके साथ आप जब मिल के उनसे आइडियाज़ लेंगे तो वो आपको एज अ मेंटोर, एज अ लीडर, एज अ कोलीग आपको फीड कर रहे होते हैं, आपको आइडियाज़ दे रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कूलर पे या वाटर कूलर पे खड़े होके या स्मोकिंग जोन में खड़े होके आपने डिस्कशन किया। यार देखें, जो चीज़ मुझे नहीं आती तो मैं आपकी टेबल पे आऊँ, आपके साथ बैठूँ और आपको पूछूं कि आपने ये इतना अच्छा कैसे किया है, ये मेरे से क्यों नहीं होता। तो फिर अगला भी आपको उसी तरह रिस्पॉन्स देता है कि आप मैंने ये किया, आपको कहिए। हम लोग अक्सर सेल्स के अंदर ये करते थे कि एक टॉप परफॉर्मर को एक लो परफॉर्मर को इकट्ठे बिठा देते। तो मेरा मतलब से मैं पहले जो ज़मीन में काम करता तो उसमें क्या होता था कि जो परफॉर्मर होता था, ऑल्दो कि वो उसका टीम लीड नहीं होता था, बट वो फील करता कि देखिए मेरे से कुछ बंदा सीखने आया। और जो नॉन परफॉर्मर होता था वो ये देख रहा होता था कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है और ये इतने बड़े बड़े चेक उठा के जा रहा है। तो ये होता था कि हम खुद इन्वायरमेंट क्रिएट, एज अ लीडर आपको खुद इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है कि लोगों के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और उनका सोल्यूशन लेते रहें। तो ये क्रिएट करना भी पड़ता है। सम टाइम जो अच्छे लोग होते हैं या अच्छे लड़के होते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट आते हैं हमारे पास, वो खुद भी क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे लड़के होते हैं जो 2 दिन बाद पता चलता है कि यार ऐसे लग रहा है कि तो 2 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है, बिकॉज वो थोड़े से उसका नेटवर्किंग बनाने में, उसको दोस्ती बनाने में उसको प्रॉब्लम ही नहीं होती। अच्छा, करियर में आपने एक्सेल करना है, जो अगर आप मुझे कहें टॉप 3 या 4 स्किल्स जो बड़े ज़रूरी है अदर देन हार्ड स्किल्स ना, मतलब क्या चीज़ इंसान के पास आनी चाहिए? वो अच्छा बोलता हो, अच्छी प्रेजेंटेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, मतलब वो क्या चीज़ें होंगी और कितना चेंज हुआ है? मतलब बाय द टाइम जब आप कर रहे थे 2003 या 4 के अंदर, उस टाइम के ऊपर वो जो स्किल थे, क्या वो आज रेलिवेंट है या वो चेंज हो चुके हैं? नहीं, देखें, जो कोर स्किल्स हैं वो तो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। मैं इस इंटरव्यू से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मेहनत जो है ना, वो चाहे मैं कैरियर स्टार्ट कर रहा था अस्करी बैंक में और आज अगर मैं इत्तेहाद में काम कर रहा हूँ, जो मेरी मेहनत है ना वो तो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। उसमें तो अगर 1% भी थोड़ा सा भी हुआ तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे स्टक हो जाऊँगा। तो मुझे मेहनत तो, मैं जब 24 साल का था तब से लेके आज तक मुझे उसी पेस को, बल्कि अपने पेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे इवॉल्व हो रही है और हमें लोगों को लगता है कि शायद ये कोई चीज़ नहीं है, एआई और ये चीज़ें कुछ नहीं कहेगी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर भी, अपने कैरियर के अंदर भी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ेगा। आज मैं अगर
ऑफिस में बैठ के डिज़ाइनर के वेट नहीं करूँगा और मैं एआई पे जाके अब कोई डिज़ाइन सिंपल सा बनाना हो तो मैं अपने एआई पे जाके अपना डिज़ाइन बना सकता हूँ। कंटेंट राइटिंग मेरे लिए अब मसला नहीं है, मैं जाऊँ एआई पे अपने जो भी रिक्वायरमेंट है मैं निकाल सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सेल करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब मैं बैंक में होता था, मेरे पास कोई 20 वो आ जाते थे बिल लास्ट डे पे कि ये जमा करवा दें, बड़ी लंबी लाइन है। आज शायद बैंक में एक बिल भी जमा नहीं होता बिकॉज टेक्नोलॉजी। मुझे याद है कि जी 3310 जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा हूँ और मैं मतलब उसको मोबाइल को पॉकेट में रखे बगैर हाथ में घुमाता था मरी में जाके। आज वो टेक्नोलॉजी देखें कि जो मार्केट लीडर था टेलीकॉम में, मतलब सॉरी हैंडसेट्स में, आज उसकी अगर मार्केट शेयर देखें तो लेस देन 10% है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इसी तरह हम भी अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव या अपने स्किल्स बेहतर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी उस रेस से पीछे निकल आएंगे। वो जो स्किल्स हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी वाले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। मेहनत, उसके बाद आपकी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज एक स्टेज पे जाके आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ती है, बल्कि आपकी ज़रूरत बन जाती है। अगर आपकी नेटवर्किंग है ही नहीं, आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं जानता, तो आप किस तरह अपने लिए रिसोर्स लेके आएंगे, किस तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे, किस तरह उस इंडस्ट्री के अंदर जाके अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे। मोस्टली हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग आते हैं कि जी हमने कॉर्पोरेट डील लेनी है इत्तेहाद में। हम क्या करते हैं, ये वही नेटवर्किंग होती है कि उनके बॉस जो थे हमारे कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे या कोई ना कोई लिंक निकल आता है, हम उनको यूज़ करते हैं, फिर उनके हेड्स को पहुँचते हैं, उनको पूरा ब्रीफ करते हैं रिगार्डिंग आवर सोसाइटी। उससे क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें चाहिए होता है उनसे, वो हमें बड़े आराम से मिल जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट हैं अगर आपने अपने कैरियर को ग्रो करना है। अगर इसमें मैं कहूँ कि मैं 2001 में अगर इन चीज़ों को मिस करता तो उसमें सिर्फ एक चीज़ थी, टेक्नोलॉजी। बाकी सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स वही हैं। मेहनत करनी है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाने, गोल्स रखने अपने, मैंने 2 साल में इस पॉइंट पे पहुंचना है, 2 साल बाद मैंने इस पॉइंट पे पहुंचना है, उसके बाद मैंने घर बनाना है। मैंने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स देखें, बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए टाइम चाहिए होता है। मैं जब वारिद का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे उसने कहा था कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 3 years। मैं कहा जी इंशाल्लाह एक दिन मैं कंट्री हेड बनूंगा किसी भी FMCG का। तो वो मुझे याद है मैं असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जी मैंने कंट्री हेड बनना है, 2005 की बात है। तो देखें उसके लिए वो बड़ा ऑब्जेक्टिव था, मेरे दिमाग में उस दिन से था। हालांकि वो इंटरव्यू में मैंने वैसे ही बोल दिया होगा शायद, बट वो मेरे दिमाग में रह गया। बट उसके बाद जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव थे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनना, मैनेजर बन के सीनियर मैनेजर, उसके बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना, वो चीज़ें छोटे ऑब्जेक्टिव आपको पहले सेट करने पड़ते हैं बड़े ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेंटोरिंग नहीं है यहाँ पे, लोग शाय करते हैं, लोगों से कैरियर की डिस्कशन नहीं होती। यहाँ पे रिश्ते वाले 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट अगर मैं अपने कैरियर के बारे में पूछूंगा तो मैं पता नहीं मैं इससे क्यों पूछूं, वो कहेगा यार इसको तो अपनी जॉब करनी नहीं आती। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका कैरियर के बाद ही आपका शादी होती है, उसके बाद आपकी फैमिली बनती है। हम शाय करते हैं, हमें लगता है कि मैंने अगर अपने कुलीग से, अपने बॉस से पूछ लिया अपने कैरियर का, तो कहीं ये ना हो कि मेरे जब अप्रेजल होगा तो उसमें कहेंगे जी तो इस बंदे को तो बिल्कुल, तो ये गलत है। फिर ये बॉसेस के ऊपर, जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने कुलीग्स को, अपने काउंटर पार्ट्स को, अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को किस तरह लेके चलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में इम्प्रूव हुई हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि अभी भी इम्प्रूव हो सकती हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम देखने में आता होता है, अगर बात करें, जैसे अगर आप वर्क फोर्स की बात कर लें, अगर एक टीम की बात कर लें, उसमें अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, बाय एंड लार्ज आपका जो मैनेजर है वो आपका 80s या 70s या फिर 90s का ही है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा ओल्ड स्कूल के साथ बिलोंग करता होता है। और जो अभी यंग जनरेशन आ रही, जनरेशन अभी जो आपकी आ रही है, तो उसके साथ जो है ना, लेट्स से कि कल्चरल डिफरेंस आ रहा होता है बेसिकली। जब मैंने अपनी जो पहली जॉब स्टार्ट की थी, आई स्टिल रिमेंबर कि टीम में आई वॉज अ यंगेस्ट, मैं 23 का था और मेरे जो सीनियर था वो 32 का था। सारे मैरिड, सारों के लंच पे जा रहे हैं, वो गप शप बच्चों वाली और शादी के ऊपर, भाभी को कहाँ लेके जाना है, वीकेंड पे जाना है। तो मैं थोड़ा आइसोलेट फील कर रहा था। तो उस पॉइंट के ऊपर मैंने आई रियलाइज कि ना, एक जो मैनेजर लीडर की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी इंक्लूसिव फील करवाए। तो वो चीज़ अगर लेट्स से कि वो कैसे एज ए लीडर आप इंप्रूव कर सकते हो, अगर टीम में आप आइडेंटिफाई कर ली है यार ये थोड़ा आइसोलेट हो रहा है, या फिर वो बॉन्डिंग कैसे बनाई जाए टीम के अंदर। देखिए अब तो खैर माशाल्लाह से जो 40 वाले हैं वो भी यो बॉयज़ बन गए सारे
ठीक है, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी में इतनी चीज़ें सीख लें कि शायद वो इतने अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि सिस्टम उनके पास है, सारा का सारा काम हमारा मैनुअल से सारा सिस्टम पे आईटी से रिलेटेड हो गया। देखें, टीम वर्क जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो एज अ लीडर अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपके टीम के अंदर है और जो मिसफिट अपने आप को फील कर रहा है, उसको फिट करना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लंच कर रहे होते हैं, आप उसकी फैमिली का बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, आप उसकी एजुकेशन के बारे में पूछ लेते हैं, बिकॉज उसकी बीवी नहीं होती तो एटलीस्ट आप उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लेते हैं, या वो दोस्त के बारे में पूछ लेते हैं, जब उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, उससे वो कंफर्ट जोन में आना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उस फैमिली का पार्ट बन जाता है। अब ऑब्वियसली अगर मैं 40 की एज में लोग बैठे होंगे तो उनकी जो डिस्कशन होगी डेफिनेटली वो डिफरेंट होगी, बट जो लोग 40 से नीचे वाले 20-25 वाले बैठे तो वो भी उनसे कुछ चीज़ें ऐसे सीख रहे होते हैं कि जो उनको 40 में वो एक्सपीरियंस करने की बजाय पहले पता चल जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने कुलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ जेलिन करते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। अब देखें हमारी सेल्स में क्या होता था, हम सेल्स में करते ये हैं कि हम क्वार्टरली प्रोमोज दे देते हैं या इंसेंटिव इस तरह बना देते हैं कि जी एक इंटरनेशनल टूर हो जाएगा, एक लोकल टूर हो जाता है, उसमें क्या होते हैं यंग लोग भी जा रहे होते हैं आपके साथ, यंग टीम मेंबर्स भी जा रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी जा रहे होते हैं। उससे क्या होते हैं, वो जो 2 दिन या 3 दिन की ट्रैवलिंग में जो आपकी बाउंडिंग होती है वो शायद आपके 1 साल में भी नहीं होती ऑफिस के अंदर, उसका एडवांटेज होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर इस तरह के अवे डेज मनाए जाते हैं, वो इसीलिए मनाए जाते हैं कि जो बंदा शायद अपने आप को ऑफिस के अंदर जेलिन नहीं कर पा रहा उस फैमिली या उस टीम के अंदर, वो इस तरह एक्टिविटीज़ में जाके फिर लोग जेलिन हो जाते हैं, लोगों की आपस में फ्रीक्वेंसी मैच होना शुरू हो जाती है। और ये सुन्नत भी है कि आप जब किसी के साथ खाना खाएं या किसी के साथ सफ़र करते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट्स पास कर सकते हैं या उसका फीडबैक दे सकते हैं। Exactly. तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें ये चीज़ें बड़ी फ्रीक्वेंटली हो रही होती हैं, और उसका एडवांटेज होता है एक दिन का जो अवे डे होता है ना, वो शायद आपकी 6 महीने की जो हार्डवर्क आप अपने फ्लोर पे कर रहे होते हैं ना, वो आप एक दिन में वो कैचअप कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए बड़े हमारे मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हम ट्रिप्स देते हैं, हम लोगों को अवे डे, मैंगो डे मना लिया, कभी कोई डे मना लिया, ये छोटी छोटी चीज़ें। फिर आपके पास ट्रेनर्स होते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लेते हैं ऑफिस के फ्लोर पे आधे घंटे की ब्रेक लेके। तो ये हो रहा होता है, ये हम लोग करवाते हैं ताकि सीनियर और जूनियर्स जो हैं आपस में मिंगल अप हों और लोगों को एक्सपीरियंस बताएं, और जूनियर्स अपने प्रॉब्लम्स बताएं और अपनी उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करें। एग्जैक्टली, वेल सेड। जो भी डिस्कशन आपकी लंच पे या होती है ना, वो दफ्तर ही कि आप उस वाइब में फ्रीक्वेंसी में चल रहे होते हो, वही डिस्कशन हो रही होती है। अगर आप जाके वीकेंड पे किसी अपने कुलीग से मिल रहे हो ना, वो एक दिन मिलना और आपने साल साथ काम किया है तो आप ज़्यादा जानोगे। उसके लिए ना आपको अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सीरियसली अगर आपने नेटवर्किंग करनी है, सबसे चीज़ जो, क्योंकि मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं देखूं तो मेरी नेटवर्किंग मैं अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ। जितनी मेरी नेटवर्किंग, जितनी मेरी लोगों के साथ रिलेशनशिप रखा हुआ है, जो डे फर्स्ट पे मेरा बॉस था, आज भी मैं उसके पूरी फैमिली के साथ मेरी उनके साथ हेलो हाय होगी और मैं उनके साथ फ्रीक्वेंटली मुलाकातें कर रहूँगा। उसका सिर्फ एक मुझे अभी तक जो डिसएडवांटेज समझें या मेरी सबसे ज़्यादा कि आपकी फैमिली सफ़र कर रही होती है, बिकॉज आपने अपने ऑफिस का टाइम भी निकालना है, आपने अपने फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालना है, आपने उस सर्कल के लिए भी टाइम नेटवर्किंग के लिए निकालना है। तो सफ़र कौन कर रहा है? आपकी फैमिली कर रही है। वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर जब आप घर जाते हैं 12 बजे 1 बजे या 12-1 बजे कोई गेस्ट आपके घर से जा रहे हो और अगले दिन फिर आपने इस्लामाबाद आना हो। ये एक होता है, बट देखें कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, वो पेन भी होता है, बट एक टाइम आ जाता है जहाँ पे आप भी कहते हैं कि यार बस हो गई, अब जितनी नेटवर्किंग थी इसके बाद ख़त्म, अब सिर्फ और सिर्फ फोकस काम और फैमिली। तो शायद एक टाइम आएगा, मुझे तो अभी तक वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का घर से एक वो मिल रहा होता है फैमिली से। चलें कन्वर्सेशन थोड़ा आगे मूव करते होते हैं। हमने बड़ा कॉर्पोरेट को डिस्कस कर लिया है, जैसे आपका बैकग्राउंड है रियल एस्टेट के अंदर से ना, तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर आते हैं। एक चीज़ है रियल एस्टेट के अंदर फाइल कल्चर ना, अगर बात की जाए बड़ा
मेरा ख्याल है कि पोल्यूट कर दिया हुआ इस इंडस्ट्री को ना, कि फ़ाइलें आ गई 80,000 की, 90,000 रुपये की जगह आपके पास 1000 कनाल है, फ़ाइलें आपकी ओवर सेलिंग आपकी हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा हिस्ट्री इसको जानते हैं कि आई वाज स्टडिंग, तो मुझे आई गॉट टू नो कि DHA बैक इन 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था कराची के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम भी क्या फ़ाइल कल्चर था, या फ़ाइल कल्चर कब पाकिस्तान के अंदर ये इन हुआ है, या शुरू से था ये? देखें, ये चीज़ आप माने कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। देखें, एज अ डेवलपर हो या एज अ जॉबियन कहें या जो भी, देखें इस फील्ड के अंदर पैसा ज़्यादा है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई? जब मुझे पता चला कि इस इंडस्ट्री में पैसा है और इस इंडस्ट्री में कोई रेगुलेटर नहीं है। देखें, प्रॉब्लम तब होता है जब कोई रेगुलेटर हो आपके सर पे, जो कि सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हो और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस उसने रखा हो। जब रेगुलेटर नहीं होता तो होता क्या है कि हर बंदा अपनी मर्जी से एक एरिया पकड़ता है, चाहे उसकी लैंड उसके पास है या नहीं है। उसके बाद उसकी वो बनाता है फाइल्स। लाइक मैं घर में बैठ के एक डिज़ाइन करके उसको बना के 1000 फाइल्स बनाऊंगा, उस पर साइन करूंगा और मार्केट में कहूँगा कि जी फाइल्स आ गई हैं और मेरे पास ये लैंड है, और जी मैंने मार्केटिंग पे स्पेंड एक्स्ट्रा कर लिया, सोशल मीडिया पे कर लिया, TVC 360 कैंपेन कर दी। अब किसी को कोई पता नहीं है कि पीछे लैंड है कि नहीं है, अप्रूवल है कि नहीं है, बट मैंने 1000 फाइल बेच दी। अब जब 1000 फाइल का पैसा मेरे पास आया, मैंने उसी में से कुछ चंक उठाया और मैंने लैंड खरीद ली। मे बी वो 1000 फाइल्स की लैंड पूरी ना हो, मैं फिर उन्हीं पैसों से बायबैक करना शुरू कर दूंगा फाइल्स। उससे क्या होगा कि वो जो कल्चर है वो ऐसा मिसफिट हो गया यहाँ पे कि हर बंदा अपने आप को डेवलपर मानता है और हर बंदा अपने आप को कहता है कि जी मेरे से बड़ा डेवलपर कोई नहीं है और जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है एंड यूज़र के लिए। जब एंड यूज़र ऐसी किसी सोसाइटी में चला जाता है, और हमारे एंड यूज़र भी अनफॉर्चुनेटली रिसर्च नहीं करता, वो जब भी कोई प्लॉट लेगा वो आपसे पूछेगा, एक्स से पूछेगा, वाई से पूछेगा और जाके प्लॉट खरीद लेगा। बट होगा क्या कि उसने ना कभी उस ऑफिस में जाके उसकी लैंड की वेरिफिकेशन की होगी, ना उसने उसके अप्रूवल पेपर मांगे होंगे, ना उसने उसका पूरा प्लान देखा होगा कि जी आपने ये लैंड जो एडवर्टाइज कर रहे हैं या जिसका आप मैप दिखा रहे हैं, क्या ये उस अथॉरिटी LDA, MDA या FDA में अप्रूव भी है कि नहीं है। नहीं, बिकॉज क्योंकि उसको तला ने कहा था और इस वजह से, या उसको शुजा ने कहा था या उसको खालिद ने कहा था, बस उसके कहने पे जाके उस सोसाइटी से या उस डीलर से वो फाइल पकड़ लेगा। और अब वो वेट करेगा कि जब वो उसका 2x कब बनता है। 2x तब भी बनेगा जब उसके पास ऑन ग्राउंड कोई पेपर, ऑन ग्राउंड कोई लैंड होगी, उसके पास कोई अप्रूवल होगी, कोई डेवलपमेंट करेगा। हमेशा फाइल क्यों पिटती है? बिकॉज उसकी डेवलपमेंट डिले हो जाती है। उसके पास लैंड ही नहीं है, कोई आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा अपने लैंड में। तो होता यह है कि ये साइकिल है, इसमें से बहुत से लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग स्मार्टली निकल जाते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं फिर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड नहीं होती, पैसा कमा लेते हैं, उनको वो फिर लैंड नहीं मिलती, फिर वो क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, किसी और सोसाइटी में उसको प्लॉट दे दिया, किसी पिछले वाले किसी अपार्टमेंट उसको दे दिया, सिर्फ वो फिर एडजस्टमेंट हो रही होती है और वो 3 साल बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। बेस्ट तरीका ये होता है। अच्छा, आई स्टिल रिमेंबर, आपकी थोड़ा बात तो मैं काट रहा हूँ, जब मेरा ब्रॉटअप हो रहा था तो जितनी मेरी याददाश्त है, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जब मेरे वालिद साहब या भाईजान कोई प्लॉट ले जाते थे तो बेसिकली वो रजिस्टर्ड या पोजेशन वाला प्लॉट के पास जा रहे होते थे। लेकिन बाद में जाके ना, ये डाउन द लाइन 2010 के बाद ना, ये बड़ा एक मैसिव इन्फ्लक्स आ चुका है प्लॉट कल्चर। तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ पे हुआ? मतलब ये जो गंद है जो दरमियान में, ये गंद नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बड़ा नीट एंड क्लीन बिजनेस है अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाएँ। एक तो जो मोबाइल है ना, हमारी लाइफ ने, मोबाइल ने बहुत तेज़ कर दिया। मेरे बुजुर्ग या आपके बुजुर्ग अगर उनसे पूछे ना, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 3 ट्रांजैक्शन की होंगी। 1940 में प्लॉट लिया होगा और 1980 में जाके बेचा होगा, या 1980 में प्लॉट लिया होगा तो 2010 में जाके बेच दिया होगा। बिकॉज वो खरीदते थे, उसका कंट्रोल लेते थे, उसको आबाद करते थे, उसके बाद उससे जो भी फसल या करते थे, एंड पे जाके वो बेच देते थे। जब से मोबाइल आया ना, हमारी ट्रांजैक्शन स्पीड तेज़ हो गई है। आज मैंने प्लॉट लिया, मैं कोशिश करूँगा कल मैं 50,000 कमा के प्लॉट आगे भेज दूँ। ट्रेडिंग शुरू हो गई है। अच्छा, ट्रेडिंग का नुकसान ही होता है कि, नुकसान तो खैर नहीं कह सकते, बट ट्रेडिंग के अंदर आपके पास टाइम ही नहीं है उस प्लॉट को जो खरीद रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। बिकॉज आज आपने खरीदा, कल आपने बेचना, 50,000 निकालना है और ये गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर ना होने की वजह से हम वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। 68% यहाँ पे आपको लो इनकम ग्रुप या जनरेशन या आपको सेगमेंट मिलता है,
उन 68% लोगों के लिए 1% सिर्फ इन्वेंट्री है पूरे पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि कोई भी डेवलपर छोटी कटिंग करता नहीं है, बिकॉज उस पर वेस्टेज ज़्यादा है। 3 मरले के, 3.5 मरले के, 5 मरले की जब भी आप प्लॉट काटेंगे तो आपकी ज़्यादा वेस्टेज होगी, आपको रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। तो डेवलपर क्या करता है, वो कहते हैं 10 मरला काटो, 5 मरला काटो, कनाल काटो और खुदा हाफिज़, क्योंकि मेरी वेस्टेज भी कम है, सेलेबल एरिया ज़्यादा है और मुझे रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। जो 21% लोग हैं वो है मिडिल क्लास। ठीक है। मिडिल क्लास के लिए टोटल है 16% इन्वेंट्री, जो 5 और 10 मरले। जो टोटल 2% अपर क्लास है उसके लिए 68% इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 70-80% इन्वेंट्री पड़ी है। फिर उसके पास कंपटीशन भी ज़्यादा है, वो अफोर्ड भी करते हैं। उसने 10 प्लॉट ले लिए, मैं अगर किसी को कहूँ कि मेरे पास 10 प्लॉट हैं, तो कोई हमारे पास कोई स्कीम है कि कोई मुझे इनकरेज करे कि उन 10 में से 5 के ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूँ? है ही नहीं। होना ये चाहिए था कि कोई ना कोई अथॉरिटी, FBR या कोई भी अनाउंस कर दे कि जी मैं आप लोगों को, मतलब अगले साल अगर कोई 1 साल या 2 साल में कंस्ट्रक्शन करेगा, उनके जो रिटर्न्स होंगे उनको रिबेट मिल जाएगा 2 मिलियन का, 5 मिलियन का। होगा क्या, मेरे पास जो प्लॉट्स पड़े हैं उस पर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। जब कंस्ट्रक्शन करूंगा तो 70 इंडस्ट्रीज मजीद चलेंगी, इकोनॉमी तेज होगी, लोगों के पास बाकी एक कनाल के घर के ऊपर एट ए टाइम 30 से 35 मजदूर काम करते हैं। उसके ऊपर 4 से 5 मजदूरों के ऊपर जो उनके जो मिस्त्री या जो उनके हेड होता है वो काम करते हैं। फिर उसके साथ फिर पाइप वाले, सीमेंट वाले, सरिया वाले, इंडस्ट्री डिफरेंट 70 से 75 इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्री मिलाएं तो 200 इंडस्ट्रीज उस घर के साथ लिंक्ड है, जो कि 1 साल 1.5 साल में बनना है। अब ये देखें ना, अगर मैं 5 प्लॉट रख लूंगा तो मैंने इकोनॉमी में तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैंने प्लॉट लिया, मैंने बेचा, 1% 2% टैक्स दिया और ख़त्म। आज अगर मैं उस पर घर बनाऊं और मुझे कोई इनकरेज करे कि मैं आपको घर आप बनाएंगे तो आपको मैं ये बेनिफिट्स दूंगा, तो शायद मैं खुद बड़ी आराम से ये चीज़ बिल्ड हो सकती है। FBR एक ही प्रोमो निकाले कि जिसने अपने आप को रजिस्टर करना है इस नंबर पर मैसेज करे, अपने नंबर दे, इतने प्लॉट्स हैं, हम आपको ये इसको फैसिलिटेट करेंगे, आपको ये डिस्काउंट देंगे आपके टैक्स। अच्छा, जैसा कि आपने मेंशन किया कि आपके साथ रियल स्टेट के साथ 40 से 50 से 200 इंडस्ट्री आपके साथ लिंक है, आपके साथ लिंक है। तो एक रिपोर्ट थी एशियन बैंक डेवलपमेंट की, तकरीबन जो पाकिस्तान में 24% जो आप कह लो कि जो आपका कस्टमर है बिलो द पॉवर्टी लाइन है। जितनी आप सोसाइटी या प्लॉट्स को देख लो, वो एक एलीट को या अपर मिडिल क्लास को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो जो सोसाइटी, जो मेन अगर देखें जितनी आपकी स्कीमें या सब्सिडी आ रही होती हैं, बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि इनको अपलिफ्ट करना है जी। लेकिन जाके बिल्डर सोसाइटी आते हैं, वो जाके अपना मंजन बेचते हैं और वो जाके उसी टारगेट को कैप्चर करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस वहाँ से आ रहा है। तो वो आपका तबका अनसर्व रह जाता होता है। तो वो उस प्रॉब्लम कैसे, मतलब देखें, उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। डेवलपर्स को ना थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी क्योंकि इत्तेहाद की बात करूँगा, मैं पिछले 6-8 महीने से इनके साथ हूँ। चौधरी मुनीर साहब बहुत बड़ा नाम है हमारी इस इंडस्ट्री में, और जिस तरह राहिल मुनीर है उनके बेटे, वो बेसिकली रियल स्टेट सारा वही देख रहे हैं। एक चीज़ बड़ी इनकी अच्छी मुझे लगी है, वो ये है कि वो जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, उसमें सेगमेंट्स बनाते हैं लाजमी। 3 मरला से लेके 20 मरला तक। 3 मरला क्यों बनाते हैं कि जो आपकी लो क्लास या मिडिल क्लास है उसको सर्व करें। जो 10 से ऊपर जो जितने भी मरला के प्लॉट्स होते हैं वो आपके मिडिल और हाई क्लास को करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जो दूसरा पॉइंट है कि जी लोअर इनकम क्लास को किस तरह आप कैटर कर सकते हैं, वो सिंपल सा है कि आप अपना पेमेंट प्लान इतना रिलैक्स रखें कि एक बंदा अगर ₹1,00,000 ले रहा है तो अपना 20, 25, 30 हज़ार का, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है इतिहाद टाउन फेज़ 2 के नाम से। उसमें हमने एक तो 3 मरला के प्रोडक्ट दिया, उसमें हमने 35,000 मंथली इंस्टॉलमेंट दे दिया। वो 35,000 मंथली इंस्टॉलमेंट दी क्यों है? बिकॉज मुझे भी पता है कि वो बंदा जिसकी 1 से 1.5 लाख जॉब है वो 35 हज़ार की सेविंग कर सकता है। और जब मैं 3 साल का पेमेंट प्लान दे रहा हूँ और उसको कमिट करके दे रहा हूँ कि मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर डिलीवरी दूंगा और आपको पोजेशन दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसने अगले 2 साल की सेविंग जो है वो अपने घर पे भी लगानी है, और मे बी जब उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो रही होगी उसका घर भी बन चुका होगा। इस तरह के स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं। हर चीज़ डेवलपर अपने लिए अगर आसानियां पैदा करेगा और लोगों के लिए आसानियां नहीं पैदा करेगा तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि सिर्फ कनाल और 2 कनाल और 10 कनाल के प्लॉट ही बिक रहे होंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट है घरों की, वो 1 करोड़ की, वो इसी तरह पूरी होगी कि जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं उनको छोटे छोटे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोसाइटी डालनी पड़ेगी।
अदरवाइज तो ये लोग तो आज 1 करोड़ घर चाहिए, कल 1.5 करोड़ घर चाहिए थे। अब आप खुद देखिए 15 साल से लेके 25 साल के दरमियान लोग जो हैं इस वक्त तकरीबन कोई 5 करोड़ के करीब हैं ही हैं। अगर उनको अगर अगले 10 सालों में शादी करनी है तो उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको प्राइवेसी चाहिए, उनको घर या कमरा चाहिए। वो नीड बन गई है ना। अब उस नीड को किस तरह हैंडल करना है, उसके लिए कोई रेगुलेटर होता तो हर चीज़ इम्पोज करता हर सोसाइटी के ऊपर कि जी आपने इतनी कटिंग लाजमी डालनी है, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी या एंड ऑफ द डे आपको एनओसी नहीं मिलेगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बट वो ना होने की वजह से क्या है, मैप है, उसमें सेलेबल एरिया इतना होना चाहिए, उसमें कमर्शियल इतना होना चाहिए, इसमें इम्यूनिटीज इतनी होनी चाहिए, वो पूरा हो जाता है, अप्रूव हो जाता है मैप। तो अल्टीमेटली यू आर सेइंग कि रेगुलेटरी का होना बड़ा जरूरी है रियल सेक्टर के अंदर ना। देखिए आप दुबई चले जाएं, आपका रीरा जो है उनका रेगुलेटर है और वो कैसी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हर चीज़ ऑनलाइन अप्रूवल्स हैं, डेटाबेस उनके एक क्लिक के ऊपर उनकी पूरी हिस्ट्री उस प्लॉट की निकल आई है कि इससे पहले कौन बायर था, उसने किसको बेचा, पूरी हिस्ट्री, इवन किस प्राइस पे बेचा, कितना कमीशन उसने दिया उस प्लॉट के अगेंस्ट। फिर उसके बाद कोई अगर प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं और लोगों के फंड्स आपने इकट्ठे कर लिए तो वो फंड एस्क्रो अकाउंट में आते हैं, उस एस्क्रो अकाउंट से आप फंड्स निकाल ही नहीं सकते उस प्रोजेक्ट के अलावा। यहाँ पे क्या होता है, पैसे इकट्ठे करते हैं, उन्हीं पैसों में से 10% उस प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, 90% किसी और जगह पे स्पेंड करके नया प्लॉट ले लेते हैं या नई लैंड खरीद के एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। न ये प्रोजेक्ट बनता है ना वो प्रोजेक्ट बनता है, एंड यूजर वहीं पे सफर करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन है कि लेट्स से एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जिसमें था कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट सेक्टर 9% कंट्रीब्यूट करता होता है, तमाम अग मिला लेंगे चीज़ों का ना, जीडीपी का 9% है, ठीक है जी। इसी को अगर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, बड़ा उन्होंने एक रिलैक्सेशन दी थी, आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया था, एनओसी वगैरह को कर दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से एक वन विंडो ऑपरेशन जो हाँ वन विंडो कर दिया था। इसके बाद मतलब उस टाइम पे कहा जाता है कि 10 मिलियन आपके हाउस की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, एंड बाय 2025 ये आपका तकरीबन 17 मिलियन के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है। आपने इनिशियली अपने कन्वर्सेशन में रेफर किया कि जिस बंदे की तनख्वाह लाख या 1.5 लाख है वो 30-35 हज़ार रुपये निकाल सकता है, ठीक है, प्लॉट के लिए। लेकिन अगर ये बात करें ना 17 मिलियन आपको हाउस होल्ड चाहिए, ये वो सेक्टर नहीं है बेसिकली, उससे भी नीचे वाला जो पाकिस्तान 40-50 हज़ार जो कमा रहा है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? क्योंकि आप जितनी भी रिलैक्सेशन मांग रहे हो वो उन तबके के ऊपर मांग रहे हो, और जो काम कर रहे हो आप उसके लिए जिसकी तनख्वाही लाख या 1.5 लाख रुपये वहाँ से स्टार्ट करें, वो आपका मतलब कितने % पाकिस्तान में लोग जो कि 6 फिगर में अर्न कर रहे हैं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली देखें बैंक्स को देखें ना, आपके जब बैंक्स का लोन था जिसमें इन्होंने जो घरों के लिए इन्होंने एक लोन अप्रूव किया था, उसके लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया और उनकी अप्रूवल कितनी आई है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे लॉज इतने वीक हैं कि आपने किसी को लोन दे दिया और उस पर घर बन गया तो आप विकेट ही नहीं कर सकते। हमारी सारी चीज़ें देखें, 22% पे अगर आप किसी को लोन देंगे घर बनाने के लिए तो आप खुद देखें कि कहाँ पे वो घर बना सकते हैं, कहाँ पे वो बिजनेस कर सकता है। आप बाहर चले जाएं 2%, 1.5%, 3% पे आपको लोन मिलता है, आप घर मॉर्गेज करते हैं और आप घर बनाना शुरू करते हैं। हमने मैं जब ज़मीन.com में था तो मेरे पास एक सेगमेंट था बैंक्स का, जिनको मैं लीड्स प्रोवाइड करता था, वो लीड्स को कन्वर्ट करते थे और फिर उसको उनको लोन मिलता था। तो एक सिस्टम हमने बनाया था, बिकॉज लोग हमारी प्रॉपर्टी पोर्टल पे आते थे, वहाँ पे सर्च करते थे, वहाँ पे कैलकुलेटर हमने लगाया होता था, वो क्लिक करते थे, वहाँ से लीड बनती थी, फिर हम उनको अप्रोच करते थे, उनका क्राइटेरिया पूछते थे, वो फॉल करते थे, हम उनको बैंक को 1 महीने में हम तकरीबन 5-6 बैंक्स को हैंडल कर रहे होते थे, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था। 1 महीने में हम कोई तकरीबन 50-60 के करीब मैच्योर लीड्स जो क्वालिफाई करती थी, जो उस क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करती थी, जो उनकी चेक लिस्ट से क्लियर होती थी, 60 लोगों का डाटा हम देते थे। और मैंने 1 साल बाद जब चेक किया तो हमारे पूरे उस एफर्ट के अगेंस्ट सिर्फ 7 लोगों को वो लोन डिसबर्स हुआ था। कहाँ पे आप 60 पर मंथ लीड्स दे रहे हैं, उसके बाद जो अप्रूव हुआ था वो 130 के करीब हुआ था, और जो डिसबर्स हुआ था वो 7 लोगों को हुआ था। ये तो हमारे बैंक्स का क्राइटेरिया देखे ना। फिर दूसरा ये है कि बैंक्स ने अगर लोन दे भी दिया है, उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी ढूंढने जाता था, क्योंकि वो प्रोसेस इतना लंबा होता था कि 4 महीने बाद उस प्रॉपर्टी की प्राइस ही चेंज हो जाती थी। चले ये तो मान लिया ना कि एक आपका इकोसिस्टम है, आपको फाइनेंस करना है, चीज़ें गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, आपको सस्ते लोन दे रही है। लेट्स से 22% कमर्शियल लोन की बात कर दे, अगर आप जाओ नया पाकिस्तान 5%, 7%, 9% के ऊपर, ठीक है 2.7 मिलियन तक आप जा रहे हो, ठीक हो गया। लेट्स से एक बंदा वो लेके 2.7 मिलियन वो लोन लेके आ जाता होता है, तो उस सेगमेंट को उस तबके को उसमें वो 2.7 में आपको इन्वेंट्री मिलती नहीं थी। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से आई एम नॉट नेमिंग एनी,
लेकिन एनी बिल्डर या सोसाइटी, लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटी है, कितने में से 100% में से कितने परसेंट ने उसको कैप्चर किया? वो नहीं कर, उसके लिए ना गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी। देखें, आपने ब्राउन लैंड के अलावा कोई सोसाइटी अप्रूव ही नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जोनिंग बनी होती है कि ब्राउन, ग्रीन, पिंक, उसके सेगमेंट्स बने होते हैं। ब्राउन के अंदर आप सोसाइटीज जो हैं, आप वहाँ पे सोसाइटीज लॉन्च करते हैं और वहाँ पे आप प्लॉटिंग करते हैं। ब्राउन की लैंड ही इतनी महंगी होती है, जब उसका एंड प्रोडक्ट बनता है वो अफोर्ड ही नहीं करता वो बंदा जो जिस सेगमेंट की आप बात करते हैं। मैं आज अगर लाहौर के अंदर एक रॉ लैंड खरीदूंगा तो उसकी मिनिमम प्राइस मुझे इस वक्त 2 से 2.5 करोड़ रुपए एकड़ की मिल रही है। उसके अंदर 50% वेस्टेज होती है हमारी। वेस्टेज में रोड्स आ गए, बाकी सारी पार्स, ये वो सारी चीज़ें। अब वो जो 2.5 करोड़ की लैंड थी उसमें से मतलब लाइक 89 मरलाज हैं या 90, तो 45 मरलाज तो मेरे पास सिर्फ सेलेबल रह गया। तो इसका मतलब 5 करोड़ रुपए तो मैंने सिर्फ अपना एक्सपेंस लैंड का निकालना है। फिर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, फिर उसके बाद आपके ओपेक्स हैं। तो वो कहाँ पे वो गरीब बंदा खरीद सकते जिस सेगमेंट की बात। उसके लिए गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी लैंड्स हैं। अभी टोटल 4% से 5% ही सिर्फ आपकी रियल स्टेट के ऊपर या बाकी डेवलपमेंट हुई होगी। 95% तो लैंड आपकी वैसे खुली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। तो उसके लिए सेगमेंट्स गवर्नमेंट ही बना सकती है कि जी किसी डेवलपर को कहे यहाँ पे आप प्रॉपर्टी, आपको मैंने जी 10 एकड़ 100 एकड़ दिए, यहाँ पे आप लो इनकम बजट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 3 लाख रुपए मरला के हिसाब से आप 3-3 मरले के प्लॉट दे दें, अपनी जेब से लगाएं, और उसके रिटर्न में हम आपको कमर्शियल देंगे जो कि आप बेसिकली उस प्राइस पे बेचेंगे जो कि इस कम्युनिटी को सर्व भी करेगी, और एंड ऑफ द डे आप वहाँ से अपना कैश फ्लो जो आपने एक्स्ट्रा लगाया होगा वहाँ से बिल्ड भी कर सकते। 10,000 किस्म के तरीके हैं। बट देखें, अगेन सीरियस जब आप होते हैं किसी काम को करने में, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसके लिए आपको टीम चाहिए होती है। द मोमेंट सारी चीज़ें होती है पता चलता है वो गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई या वो सेटअप ही ख़त्म हो गया। तो देखें, ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। क्या हमें नहीं पता कि मैं अगर फर्ज करें आज मेरा अगर 5 या 3 मरले का प्लॉट 30 लाख का है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं 20 लाख का प्लॉट दूं और 100 के बजाय 500 बंदे खरीदने आ जाएं, बट मेरी कॉस्ट ही नहीं है पूरी होती उससे। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता एज अ डेवलपर। मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, मुझे फिर वहाँ से बाकी जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, रेगुलेटर्स हैं जो कि लोकल लेवल पे जो देखते हैं चीज़ों, उनकी सपोर्ट चाहिए। आपकी अगर फर्ज करें लैंड की आपने, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आपने कहा जी खान साहब के टाइम पे 1 मिनट ऑपरेशन होता, आप किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए जाते हैं और आपको 6 महीने का टाइम लगता है और आपने लैंड लॉर्ड को पैसे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब 6 महीने तो आपके पैसे उधर ही फंस गए। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिले आप कुछ बेच ही नहीं सकते। फिर वो इतने ज़्यादा अप्रूवल्स हैं, 70 के करीब अप्रूवल्स हैं कि इस अथॉरिटी से भी अप्रूवल लें, इससे भी लें, तब जाके आपको एनओसी मिलती है। उसका प्रोसेस 6 महीने का है। तो इसका मतलब है कि मैंने जो 1.1 बिलियन या 2 बिलियन या 500 मिलियन लगाया है, वो 6 महीने का तो उसका रिटर्न मैं ले ही नहीं सकता। ये होना ये चाहिए था कि द मोमेंट आपके पास कोई लैंड की पेपर्स आए हैं और अप्रूव्ड लैंड है, तो उसका सिस्टम में 30 डेज के अंदर अप्रूव करें, आगे डेवलपर को दें, ताकि डेवलपर इमीडिएटली अपना ROI निकाले, अपने प्रॉफिट को जस्टिफाई करे और चीज़ें बेहतर करे। चलें, ये तो वो बातें हो गई ना कि गवर्नमेंट जो एक लो तबका जो आपका जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास जा रहा है, जो कि उसने फाइनेंस करके घर बनाने हैं। लेकिन अब बाकी बात करो सोसाइटी कल्चर की, सोसाइटीज़ आपकी बेहताशा है, रोज़ हर हफ्ते एक नई सोसाइटी लॉन्च हो रही होती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो डिलीवरी है ना, जो मुझे लगता होता है डिलीवरी नहीं हो रही। अच्छा, पॉइंट क्या, एक तरफ वो जितनी भी है ना अपनी टैक्स रिलैक्सेशन या फिर जो उनकी मेन कैंपेन होती है कि यार हमने पाकिस्तान की सोसाइटी में 3 मरला 5 मरला प्लॉट लेके आ रहे हैं, आपका गोल्फ क्लब भी होगा, आपका थीम पार्क, सब कुछ आपके पास होगा, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो डिलीवरी है ना, वहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रही। 80% अगर जितनी भी ऑब्जर्वेशन, आई डोंट हैव द डाटा तो मैं इसको बैक कर पाऊँ, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, 80% आपकी सोसाइटी सिर्फ कागजों के ऊपर ऑन पेपर है, वो चीज़ डिलीवर हो ही नहीं रही। एक तो आपने कह दिया कि वो NOC का मसला गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव के जो बंदा फाइनेंस कर रहा है, आपके बैंक से फाइनेंसिंग कर रहा है, NOC का पैसों का मसला है। लेकिन यहाँ तो सोसाइटी एक लॉन्च करती है, यार हमारे NOC अप्रूव्ड है, लैंड यहाँ से RDA से अप्रूव्ड है, CDA से हमारी अप्रूव्ड है, फाटा वाली NOC हमारी क्लियर है, उसके बाद वो 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल होता वो चीज़ें, मतलब वो चीज़ें क्यों हो रही हैं? वो इसलिए होता है कि देखें, जब डेवलपर की नीयत नहीं होती ना डिलीवरी की, तो देखें पैसे तो आ जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में रियल एस्टेट में पैसा इकट्ठा करना सबसे आसान काम है। आपने कोई एक ग्लैमरिक किस्म का एक ऐड बनाया, उस ऐड को 360 कैंपेन की,
बिल बोर्ड्स लगाए, टीवीसी लगा दी, सोशल मीडिया किया, पैसा आपने इकट्ठा कर लिया। अब जब टाइम आता है डिलीवरी का, वहाँ पे हो जाती है नीयत ख़राब कि मैं इस प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा तो मेरे जो है ना 2x आ जाएगा, बट अगर इसी पैसे को लगा के मैं किसी और जगह पे लैंड ले लूँगा तो शायद मैं 4x पे चला जाऊँगा। तो वो जब यहाँ से कन्वर्ट होती है पैसे तो वो ये डिलीवरी भी नहीं होती और वहाँ से लैंड भी नहीं आती, तो वो डिले हो जाता है। रिसेंटली हमने मार्च में इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में बैलेट किया था और हमने वहाँ पे अनाउंस किया था, मार्च 26 को हमारा इवेंट था कि जी हम बैलेट के बाद हम विदिन 8 मंथ हम पोजेशन देंगे। हम अब देखें, ये होती है ग्रुप टू ग्रुप वेरी करते हैं कि प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा है और कौन उसके पीछे उनके स्पॉन्सर्स हैं, ओनर्स हैं। सर 4 महीनों में हम 1 अगस्त को पोजेशन देने जा रहे हैं ब्लॉक ए का, जो हमने मार्च में अनाउंस किया था कि 8 महीने में हम पोजेशन देंगे। ये होते हैं जो प्रोजेक्ट्स आगे फिर क्यों प्रोजेक्ट्स नहीं बिकेंगे? क्यों? इसीलिए बिकेंगे कि आपने पिछली आपकी हिस्ट्री, लोग हिस्ट्री नहीं देखते, लोग ग्रुप्स नहीं देखते, लोग देखते हैं सिर्फ कि अच्छा इसमें मुझे गेन मिल रहा है। गेमिक्स होते हैं ना मार्केटिंग की कि जी ये कह रहे हैं कि जी रिटर्न 10% आएगा। वो क्या उसने पहले कभी डिलीवर किया? क्या उसकी हिस्ट्री है? हिस्ट्री देखनी चाहिए कि किस प्रोजेक्ट की या किस ग्रुप की क्या हिस्ट्री है। अगर आप 4 महीने में पोजेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास लैंड भी है, आपके पास बिकॉज इत्तेहाद की लैंड 100% ओनरशिप है। उसके बाद जो हमारी डेवलपमेंट टीम है वो इन हाउस टीम है, जो कि मोर देन 20 ईयर्स से इस्लामाबाद एयरपोर्ट और ये डिफरेंट हमारे सारे इत्तेहाद 1 भी उन्होंने बनाया, फिर सुखचैन भी उन्होंने बनाया। इन हाउस हमारी डेवलपमेंट टीम है जो कि सारी की सारी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जो कि 8 महीने बताते हैं बट 4 महीने में फिर भी डिलीवर कर देते हैं और हम कस्टमर को 1.5 साल का बताते हैं उस वक्त। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। जब आप इस तरह के लोगों को डिस्करेज करेंगे जिनके पास न उनकी हिस्ट्री है, न उनके पास कैपेसिटी है, न उन्होंने कभी पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किया, और आप जाएंगे उन लोगों के पास जिनकी डिलीवरी भी ऑन टाइम है, बिफोर टाइम है, जिनके पास लैंड के डॉक्यूमेंट्स में है, जिनके पास अप्रूवल्स में है, तो वो खुद ही डिस्करेज हो जाएंगे ना। एंड ऑफ द डे एक एंड यूजर जिसके पास पैसा है, डिसीजन तो उसने लेना है कि मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ या ठीक डिसीजन। उसके लिए आपने कुछ ना कुछ होमवर्क करना है। आप जिसके पास जा रहे हैं उससे पूछें कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया, क्या आपकी लैंड आपके नाम पे है, क्या आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। ये 10-12 क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछने, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या निकलते। तब जाके आप अपनी जो आपने मेहनत करके जो पैसा कमाए वो इन्वेस्ट करें। फिर वो डिस्करेज भी होंगे, फिर आपके जो अच्छे डेवलपर हैं वो इनकरेज भी होंगे, और उनकी डिलीवरी के ऊपर और उनकी जो परफॉर्मेंस की बेस पे जब उनको रिस्पॉन्स मिल रहा हो तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड और तेज हो जाती है भाई। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, उस पर हम आएंगे कि अगर आपने एक प्लॉट परचेज करना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी, लीगल पर्सपेक्टिव से देखनी है, कमर्शियल एवेन्यू क्या देखनी है आपने, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक जैसा पहले डिस्कस किया कि ओवर सेलिंग ऑफ द प्लॉट्स एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ना। लेकिन अगर उसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि लेट्स से एक सोहेब एक सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, XYZ के नाम से। मुझे पता है मेरे पास 1000 कनाल मौजूद है मेरे पास, उसमें आप मैक्सिमम कितने प्लॉट्स, आप लेट्स से कि आप 1000 कनाल है, आप उसमें से 500 प्लॉट निकल आएंगे। लेट से आपके पास 500 प्लॉट्स निकल आएंगे, ठीक हो गया। अब मुझे पता है 500 की लोकेशन मेरे पास है, लेकिन एट द सेम टाइम आई नो कि जब मैं लॉन्च करने जाऊंगा ना तो मेरे पास ना एक इमेजिनरी बायर्स भी काफ़ी आ चुके। इमेजिनरी बायर्स मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को कि लेट्स से कि उसने ज़रूरत एक की है, वो 5 फाइलें उठा रहे हैं, ठीक है, और बाद में वो पे नहीं करेगा। तो उस पॉइंट पे लेट्स से कि मैं 500 फाइलें, मैं 700 फाइल निकालूंगा जस्ट टू केटर दो सर्कमस्टांस, ठीक है। तो इस पॉइंट से ओवर सेलिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ओवर सेलिंग रखनी है तो कहाँ तक रखनी है? देखिए, ओवर सेलिंग और फाइलिंग के तो हम हैं ही अगेंस्ट, ठीक है। देखिए, जब तक प्लॉट ना हो ना आप फाइल बिल्कुल ना खरीदें, ठीक है। फाइल क्या होता है? एक पेपर होता है, ठीक है, जो कि मैं आज अब जिस तरह बताया कि अभी प्रिंट निकालूंगा और फाइल ऐसे खूबसूरत एक डिजाइन करके और उसका कवर पेपर बना के आपको दे दूंगा और 5 लाख रुपए आपसे ले लूंगा, और वो मेरे पास 500 प्लॉट होंगे और मैं 5000 फाइलें भेज दूंगा। लेकिन जब तक लैंड नहीं है ना, वो जो अब आपने कहा था ना कि जब हमारे बुजुर्ग थे वो जो पहले पोजेशन देखते थे, और जब वो जमीन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना तो आपको पता हो कि उसके अगेंस्ट प्लॉट किधर पड़ा है, उसके मैप के ऊपर अप्रूवल भी है कि नहीं है, और जो मैं फाइल ले रहा हूँ क्या ये फाइल कल को फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट कर जाता है कोई डेवलपर, तो क्या उस फाइल की क्या वर्थ होगी? 0।
बिकॉज एक नेगेटिव र्यूमर निकलता है कि XYZ डेवलपर भाग गए। इनिशियल फेज में तो आपके पास ना आपको कोई भी नहीं बताने वाला आपका प्लॉट यहाँ पर है, ठीक है। आप मेजर सोसाइटी अब उठा लें, वहाँ पे जाके आपको सिंपल फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपके पास सिंपल इनिशियल आपके पास जो भी नंबरिंग या बैलेटिंग होगी, इसमें से इतने लोगों की फाइल निकल आई है, फाइल निकली है, बैलेट नहीं हुई है। देखें, अप्रूवल जब आप किसी भी अथॉरिटी के पास जाते हैं, अब LDA के पास मैं अगर जाऊंगा, ठीक है, तो मैं मैप दूंगा तो मुझे अप्रूवल मिलेगी ना। ठीक है, उस मैप के ऊपर एरिया लिखा हुआ होगा ना। जब एरिया लिखा हुआ है कि मेरे पास 1000 कनाल है या 5000 कनाल है, उसकी बेस पे इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं कि जी एटलीस्ट अगर 5000 है तो उसका 50% तो वेस्टेज में चला गया। तो अगर 5000 है तो 2500 फाइल्स में बेच सकता हूँ। और देखें, मैं जब मार्केट में जाता हूँ ना, और लोग आप कह रहे हैं कि जी लोगों को पता नहीं, तो लोगों को बड़ा पता होता है। एट द सेम टाइम मुझे नहीं पता, यहाँ पे 2500 टोटल आप फाइल बेच रहे हो सकता है आप 3000 बेच रहे हो, 4000 फाइल बेच रहे हो। मुझे तो ये पता है, अच्छा यार NOC अप्रूव्ड है LDA से, ठीक है, ये इत्तेहाद टाउन या XYZ है, NOC अप्रूव्ड, मैं जाके फाइल परचेस करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरी लैंड में मेरा फाइल किस जगह ऊपर है, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर बैलेट पेपर दो लोग जानते हैं, LDA वाले जानते हैं या फिर इत्तेहाद बिल्डर जानते होते हैं। यार मैं ओवर सेलिंग तो मैं नहीं कर गया, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि बड़ा आराम से देखें, जब आप ऑफिस आते हैं ना, तो आप जब फाइल लेने जाते हैं, कुछ चाहते हैं, आपको सारी विजिबिलिटी मिल जाती है कि आपके पास कितने फाइल्स हैं, आप कौन से नंबर ले रहे हैं, सीरियल नंबर क्या, बड़े तरीके होते हैं। देखें, इस इंडस्ट्री में ना, जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी होती है, जिनको पता होता है, उनको पता होता है कि ये कितनी फाइल्स निकाल रहे हैं, कितने। बिकॉज आपने जब फाइल्स निकालनी होती है ना, विदिन 3 मंथ्स आपने बैलेट करना होता है। जो डेवलपर बैलेट नहीं करता या डिले करता है, इसका मतलब उसके पास लैंड ही नहीं है। जब आपके पास लैंड नहीं है तो फिर आप बेची जाएं फाइलें और खरीदी जाएं लोग। एंड ऑफ द डे क्या होगा, कोलैप्स करेगा वो पूरा सिस्टम और सारे लोग वापस आपके ऑफिस आ जाएंगे। अब उसको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी नंबर 1, नंबर 2 लोगों का अपना होमवर्क बहुत जरूरी है। मेरे पास अगर कोई बंदा आता है और मुझे कहता है कि जी मुझे इत्तेहाद टाउन फेज 2 में प्लॉट चाहिए, मैं उसके सामने मैप रख देता हूँ कि जी ये वाला पोर्शन ऑन मैप है, ये वाला पोर्शन नेक्स्ट 2 मंथ्स में बैलेट हो रहा है, जाके आप वेबसाइट पे देख लें। देखिए, ये होता है आपका कॉन्फिडेंस जो आप शो कर रहे होते हैं। और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल, लैंड सब कुछ है, तो किस चीज़ का डर है फिर? जब मेरे पास लैंड भी नहीं है, जब मेरे पास डेवलपमेंट भी नहीं है, जब मैंने अप्रूवल भी नहीं ली, तो एटलीस्ट मैं जब स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं वेबसाइट पे चला जाऊँ ना, देख लूँ कि क्या मेरी अथॉरिटी जो LDA, यहाँ पे CDA या RDA, MDA, उसकी वेबसाइट पे भी पता चल जाता है। अच्छा, थोड़ा हमें एजुकेट कीजिएगा। लेट्स से कि मैंने जाके फाइल परचेस करनी है, ठीक है, मैं जाता हूँ, लेट्स से 10 लाख पड़े हैं, मैं कॉल करता हूँ एजेंसी को ना, मुझे 1000 ऑप्शन बता देंगे, यार ये भी अच्छी, इसका NOC अप्रूव्ड है, यहाँ पे बड़े आपके आगे कमर्शियल आपके पर्सपेक्टिव हैं, वहाँ पे जाके आपकी रिंग रोड आने वाली है, CPEC वहाँ से गुजरने वाला है। हर सोसाइटी के एक ही तरीके से ना सेल आउट कर रही है चीज़ें, ठीक है, कर रही है वो जी। तो मैंने एज अ बायर, तो मैंने वो कौन सी लीगल चीज़ें होगी, ठीक है, NOC की क्या टाइप्स होती हैं, कोई कहता है NOC 1 हो गया, फेज 1 इंजीनियरिंग, मतलब नहीं पता वो क्या चीज़ें होती हैं, ये अप्रूव्ड है, क्या चीज़ें देखनी है फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, क्या कमर्शियल पर्सपेक्टिव मैंने देखनी है, और थर्ड लेवल पे सोसाइटी की जो है, सोसाइटी का बैकग्राउंड देखना है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं। अगर आप लीगल की बात करें, लीगल लेट्स से कि आप देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप कोई भी सोसाइटी में कोई भी प्लॉट लेने जा रहे हैं, उससे पहले उस अथॉरिटी का अप्रूवल होती है। जो LDA की अप्रूवल होती है ना, वो तभी आपको NOC मिलती है जब उसके पिछले सारे टीपा, वासा, सारे इन्वायरमेंट के अप्रूवल मिलते हैं, तब आपको LDA अप्रूव करता है। ठीक है, तो ये एक चेक तो ये है कि आपने कोई भी सोसाइटी लेनी है, आपने वेबसाइट पे जाना है LDA की या MDA की या CDA की। अच्छा, इसमें कोई प्रोविजनल तो नहीं होता? अप्रूव्ड मतलब अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड मीन अप्रूव्ड एक प्रोविजनल होता है, वो उसमें आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। बट जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तब आप सेल कर सकते हैं, फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी मुझे बंदा आके मुझे कह रहा है कि यार इसकी NOC 1 क्लियर है या फिर जो इंजीनियरिंग फेस 1 है, क्यों खरीदते हैं? हाँ, और वो इसलिए खरीदते हैं कि जी आज 100 रुपए की है, जब अप्रूवल आएगी तो ये 500 रुपए की हो जाएगी। तो देखें, ये तो एंड यूजर खुद अपने साथ ज्यादती कर रहा है ना, कि मैंने अप्रूवल के बगैर एक रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, कम प्राइस में परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि अप्रूवल आएगी तो इसकी डबल हो जाएगी प्राइस, ये एंड यूजर प्रॉब्लम में आ जाएगा। मैं सेफ साइड पे आपने वो लेना जो कि प्रॉपर NOC अप्रूवल, जिसकी अप्रूवल हो, ठीक है, फिर जिसकी लैंड है जिसके पास, ठीक है। अच्छा, फिर होता है क्या है, अप्रूवल भी है, लैंड भी है, बट पता चलता है कि पिछले 6 महीनों से वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, या 400 कनाल की अप्रूवल है और उस साहब ने 5000 प्लॉट्स ऑलरेडी बेच चुका है। लेकिन उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है। मैंने अगर अपनी स्पेंडिंग करनी है, कहीं पे प्लॉट लेना है, तो एटलीस्ट मुझे 5 से 7 डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए, डीलर से, ठीक है, मुझे ऑन ग्राउंड जाके साइट विजिट करना चाहिए, फिर मेरे पास एक क्वेश्चनियर हो जिसका मैं एक एक बंदे से अथॉरिटी या अप्रूवल जिसका प्रोजेक्ट है उसके पास जाके उससे क्वेश्चन करूं। आपका राइट बनता है कि मुझे चाहिए, आप अप्रूवल अपना दिखाएं, पेपर दिखाएं, मुझे दिखाएं मैप आपका किधर है,
मुझे दिखाएं आपकी लैंड की ओनरशिप किधर है, मुझे बताएं आपकी 6 महीने की प्रोग्रेस किधर है। मेरी वेबसाइट पे जाएं, इत्तेहाद टाउन फेज 2 की वेबसाइट पे जाएं, आपको हर हफ्ते की प्रोग्रेस नजर आएगी। क्यों हम लगाते हैं? बिकॉज लैंड हमारी है, टीम हमारी है, हम डेवलप करते हैं और हर हफ्ते हम अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे जाके हम उसकी लगा देते हैं 3 मिनट्स की वीडियो, ताकि लोग आगे विजिट करें, देखें। बिकॉज कोई बंदा शायद लाहौर में इन्वेस्टर बैठा होगा, कोई लाहौर से बाहर बैठा होगा, बट एटलीस्ट यूट्यूब पे वीडियो जब देखते हैं तो उसको भी पता चलता है कि यार प्रोग्रेस हो रही है। उससे क्या होता है? आपकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे आती है। उससे क्या होता है? आपका एंड यूजर जब सेटिस्फाई होता है तो वो मजीद आपके लिए कस्टमर क्रिएट करता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपके ब्रांड को लोग रिकग्नाइज करते हैं कि यार ये ग्रुप वो है जो कि डिलीवर करता है। उसके 10,000 एडवांटेजेस होते हैं, बट एडवांटेजेस कौन लेगा? वो लेगा जिसके पास लैंड हो, जिसके पास अप्रूवल। बिकॉज आप किसी और की लैंड पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो एंड यूजर सबसे पहले ये 4-5 चीजें देख लिया करे और थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लिया करे ऑन ग्राउंड। अच्छा, एक चीज होती है ग्रुप वर्सेस बिल्डर ना। कुछ होते हैं सोसाइटी वाले कहते हैं यार शायद सोसाइटी रिनाउंड नहीं है, लेकिन कहते हैं बिल्डर पर रिनाउंड है, उसने XYZ सोसाइटी बनाई थी, वो देखे कहाँ से कहाँ तक चली गई। तो इसके ऊपर मतलब ट्रैक रिकॉर्ड किस चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सोसाइटी ग्रुप अच्छा होना चाहिए या बिल्डर अच्छा होना चाहिए? देखें, डिपेंड करता है। बड़े बड़े ग्रुप्स भी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का ग्रुप है, उसके भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 6-6 साल से फंसे हुए हैं। बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया होगा। ये डिपेंड करता है। देखिए, मैं हर ग्रुप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं हर ग्रुप की ओनरशिप या हर ग्रुप को जस्टिफाई करने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने ग्रुप को कैसे कर सकता हूँ कि मैंने आज तक 4 प्रोजेक्ट कंसीव किए हैं और 4 में से 4 के 4 डिलीवर कर दिए हैं। अब मैं 5 और 6 प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ। मेरे 2 प्रोजेक्ट रहीम यार खान में, इत्तेहाद गार्डन के नाम से, और 2 प्रोजेक्ट लाहौर में। तो अब मैं अगर 4 प्रोजेक्ट लिए थे और चारों डिलीवर कर दिए, तो इसका मतलब मेरे मार्क्स 100% है। मैं अगर डिलीवर कर पा रहा हूं और टाइम से पहले डिलीवर कर रहा हूं और जिस प्राइस पे लॉन्च किया था और 2 साल बाद उसकी 3 टाइम ज़्यादा प्राइस हो गई है, तो इसका मतलब है कि मैं अपने ग्रुप को आज इस आपके प्लेटफॉर्म पे जस्टिफाई भी कर रहा हूं। और आज मैं ये अनाउंस भी कर सकता हूं कि लाहौर में अगर इससे बड़ा ग्रुप या किसी की अच्छी डिलीवरी है तो वो आप उसका कंपैरिजन हमारे पास दें। इसी तरह के अवेयरनेस आपको देनी पड़ेगी लोगों को। जिन लोगों के पास, देखें, ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को एजुकेट करें। बिकॉज बहुत से लोग रियल एस्टेट में ऐसे भी होते हैं कि दिखाते एक हाथ है, मारते दूसरा हाथ है। वो भी हमारी इसी इंडस्ट्री के लोग हैं। बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं और लोगों को सही डायरेक्शन भी दे रहे होते हैं, ताकि वो लोग देखें, जिस बंदे ने रियल एस्टेट में फ़ायदा लिया वो सारी ज़िंदगी रियल एस्टेट के साथ कनेक्ट रहता है। उसने एक प्लॉट बेचा, दूसरा लिया, तीसरा बेचा, चौथा लिया। जिस बंदे को रियल एस्टेट में एक दफ़ा धोखा मिल गया, वो कभी भी वापस मुड़ के रियल एस्टेट में नहीं आएगा, बिकॉज वो उसका ये होता है चोर ही हैं सारे। तो इसीलिए हमें उन ग्रुप्स को जो कि डिलीवर कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को जिनके विजन है, उन ग्रुप्स को जो कि फ्यूचर में अपने आप को एज अ ब्रांड लेके चलना, उनको एजुकेट भी करना चाहिए, उनको कंपैरिजन्स भी देने चाहिए, उनको लोगों को डिलीवर करके और लोगों को वहाँ पे रिहाइश दे के और उनको इन्वायरमेंट भी देना पड़ेगा। हमारा इत्तेहाद 1 में आप चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 55 लाख का प्लॉट लिया था, आज उन्होंने घर बनाया, 7 वाला प्लॉट 1,35 करोड़ का बेचा और अगली सोसाइटी में जाके उन्होंने 10 मरले का प्लॉट ले लिया। बिकॉज वो अपने लिविंग और अपने स्टैंडर्ड्स इन्हेंस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। 5 मरले से वो 10 मरले पे शिफ्ट हो रहे हैं। इन्वायरमेंट उनको वो मिल रहा है जो कि बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी नहीं दे रहे। गेटेड कम्युनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। तो ये इस तरह की चीज़ें जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक रिस्क का जरिया भी बना रहे हैं। जो डीलर्स हमारे साथ लिंक्ड हैं उनको रोजगार मिल रहा है, वो बेचते हैं, उनको एक इंसेंटिव मिलता है, उससे उनका कारोबार चलता है। जो लोग घर बना रहे हैं उन्हीं प्लॉट्स के ऊपर उनका बिजनेस भी चल रहा है। तो एक वसीला बना हुआ है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है जो कि ये ग्रुप दे रहा है, लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। फिर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट मिल रही है, वो वहाँ पे उनकी फैमिलीज वॉक कर रही होती हैं, उनको अच्छे अच्छे पार्क्स मिल रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े ग्रुप्स क्या होते हैं, मतलब मैं किसी का नाम लेता हूँ, इतनी बड़ी सोसाइटी है, पार्क्स उनके पास होते ही नहीं है, छोटे छोटे पार्क्स लिए होते हैं। और वो पार्क्स छोटे छोटे क्यों रखते हैं? उसके फैक्टर्स ले रहे होते हैं। सबसे एक बड़ा ना, पिछले दिनों मैं एक वर्किंग कर रहा सोसाइटी के ऊपर कर रहा था। अच्छा, पार्क्स वगैरह एमिनिटीज सारे देखते होते हैं, लेकिन बड़ा बेसिक एक क्वेश्चन होता है ना, ग्रेव यार्ड।
सोसाइटी अक्सर सोसाइटी अपना ग्रेवयार्ड है ही नहीं, वो जाके कहीं और पे जाके गरीब गाँव है वहाँ पे जाके वो कब्रिस्तान यूज़ कर रहे होते हैं। तो इत्तेहाद टाउन कैसे इसका इस्तेमाल मतलब प्लानिंग के अंदर वो रखा हुआ है? अच्छा एक देखें, कायदा है ग्रेवयार्ड के बगैर आपकी सोसाइटी अप्रूव भी नहीं होती। बाय द वे, लास्ट टाइम हमने जब इत्तेहाद 1 लॉन्च किया है तो उसमें हमारा एज पर बाय लॉज ग्रेवयार्ड को आप 5 किलोमीटर के रेडियस में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने एक्सपेंड करनी है अपनी सोसाइटी, तो उसमें यह कि अगर ग्रेवयार्ड अभी यूज नहीं हुआ या अभी बिल्कुल नया बना है तो वो आप उस सोसाइटी से उठा के और 5 किलोमीटर के रेडियस में विसिनिटी में होना चाहिए। हमारे MD साहब ने, चौधरी मुनीर साहब ने इस पे बड़ा स्ट्रेट, और वो हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि वो बड़ी प्राइम लोकेशन पे था। अगर जहाँ पे अप्रूवल है वहीं पे बनाना है। ये होता है बेसिकली आपने जब कोई चीज़ डिलीवर करनी होती है। ऑल्दो कि बहुत हैंडसम अमाउंट बिलियंस में हमें प्रॉफिट हो रहा था कि अगर हम ग्रेवयार्ड शिफ्ट करते, बट नहीं, बिकॉज देखें वो बंदे ने एक चीज़ कमिट की है उन लोगों के साथ जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें कि जिनके साथ जो चीज़ कमिट है वो वहीं पे डिलीवर करना है आपने। तो ये ग्रेवयार्ड तो देखें बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस्लामाबाद में ऐसी काफ़ी सोसाइटी मैं पर्सनली जानता हूँ जहाँ पे ग्रेवयार्ड नहीं है, मतलब आप कह रहे हो, और वो वहाँ पे लोग घर बना के रह भी रहे हैं। देखिए फिर ये वही बात है कि अप्रूवल के बगैर तो यहाँ पे आपका 95% लोग रह रहे होंगे, बट जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ अभी हमारे वैसे मुल्क में वैसे प्लान्ड जो सोसाइटीज़ हैं वो 0.5% है, 0.5% ओनली, 0.5%। बाकी सारे अनप्लान्ड सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर कोई भी कुछ कर ले तो किसी को क्या पता। तो प्रॉब्लम यह है कि जब अथॉरिटी नहीं होगी, जब रेगुलेटर नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, आज से अगर बात करें, मतलब आज 10 मिलियन की शॉर्टेज है, 2025 में 17 मिलियन की शॉर्टेज होगी, 2020 या 30 के अंदर जाके जो पॉपुलेशन आपका ग्रोथ रेट है 2.4 या 1.9% आपका है, तो ये तो आपकी बढ़ती जाएगी ना। मतलब अगले 10-20 साल के अंदर आपको लैंड कम पड़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो हाई राइज टावर का कॉन्सेप्ट जो है उस पर हम क्यों नहीं मूव करते होते एज अ पाकिस्तानी? अगर हम करते होते हैं या फिर उसकी उस तरह से एक मार्केट वर्थ नहीं होती, मतलब वो अपार्टमेंट पॉइंट पर्सपेक्टिव से कमर्शियल पर्सपेक्टिव होता है, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रेफर करते हैं हमारा घर हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरह अभी डिफरेंट कंपनीज, जिस तरह घराना हो गया या जिस तरह ज़मीन हो गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा मेहनत की इस इंडस्ट्री के अंदर। घराना को मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिस तरह ज़मीन अपने नए नए सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट चेंज किया है कि प्लॉट्स की बजाय हम हाई राइज के ऊपर वर्टिकल पे जाएं। अब अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आज अगर मैं एज अ प्रोजेक्ट कंसीव करके मैं 10 कनाल पे हाई राइज बनाता हूँ, G+12 पे 12-13 स्टोरीज बना लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, तो मैं बेचूंगा क्या? प्रॉब्लम यह है कि जब आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं पे स्टेबल हो ही नहीं पा रही तो आपके क्यों देखें कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें ना, जब कोविड का टाइम था, आपका बहुत तेज थी हाई राइज, मतलब आपके जो अपार्टमेंट्स की सेलिंग थी या रियल एस्टेट ओवरऑल बहुत तेज थी, बिकॉज इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था। रियल एस्टेट में आपको इन्वायरमेंट देना पड़ता है, आपको पॉजिटिविटी दिखानी पड़ती है, तब जाके रियल एस्टेट का पहिया चलता है। अगर आप नेगेटिव 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 जी, डॉलर और ऊपर चला गया, ये हो गया जी, करेंसी नीचे हो गई जी, डिफॉल्टर, कभी भी रियल एस्टेट नहीं चलेगा, बिकॉज रियल एस्टेट सिर्फ आपके सेंटिमेंट्स पे चलता है, पॉजिटिव सिर्फ। द मोमेंट आज कह देना कि जी करेंसी हमारी गेन कर रही है, पॉजिटिविटी है कि जी हम रियल एस्टेट में ये बेनिफिट देंगे, आप देखें कितना पैसा इसके अंदर आ रहा है, जो पैसा इधर उधर राइट लेफ्ट पार्क किया हुआ है, अगले 1.5-2 साल भी आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलनी इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या चीज़ रह गई? एक ही इंडस्ट्री है, वो है रियल एस्टेट। आज भी अगर हम फोकस कर लें और 1.5 साल का कोई प्लान बना लें, तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट की, ये 3 टाइम इंक्रीज हो सकती है। बट उसके लिए एक कंसिस्टेंट आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी, डेवलपर्स को भी, एंड यूजर्स को भी, और हाई राइज के लिए भी। हाई राइज के अंदर सबसे, फिर मैंने वो बताया, नंबर 1 जितने भी प्राइम लोकेशंस हैं उस पे हाइट का प्रॉब्लम है कि आप हाइट पे नहीं जा सकते, बिकॉज सिविल एविएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। नंबर 2 कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बहुत बड़ा हिट पड़ती है। नंबर 3 आज भी जो अपार्टमेंट अगर अच्छी जगह पे आप दें तो वो शायद आपके 10 मरले के घर के बराबर है, बिकॉज जिस लैंड की प्राइस, फर्स्ट करें मैं लाहौर में गुलबर्ग की बात करता हूँ, गुलबर्ग में आज अगर मैं एक एवरेज अपार्टमेंट भी निकालूं तो मुझे 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे लैंड की प्राइस इतनी महंगी है कि 10 करोड़ रुपए में सिर्फ 5 मरले, बल्कि 15 करोड़ में 5 मरले मिल रहा है आजकल।
तो फिर मैंने 15 करोड़ पहले लैंड की लगाने, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले जो 5,000 वाली थी अब वो 11,000 12,000 की चली गई है। फिर मैं वो हाइट भी नहीं अचीव कर पा रहा, बिकॉज एक सर्टन हाइट के बाद आपको सिविल एविएशन और वो, अगर मैं वहां पे अनलिमिटेड हाइट पे जाता तो मेरा प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरी हाइट में मैक्सिमम पे जाता, मेरे पास प्रोडक्ट्स भी ज्यादा निकलते, मैं वो सारी लैंड की प्राइस 100 के बजाय 300 यूनिट्स पे डालता। अब अगर फर्ज करें मैं 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का 1,000 स्क्वायर फीट का लेता हूं तो ये कितना हो गया? 3 करोड़ का। अगर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट और 1,000 स्क्वायर फीट हो अपार्टमेंट का साइज, तो 3 करोड़ हो गया जी। मैं आज आपको 10 मरले का 3 करोड़ में ले देता हूँ घर। प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। प्रॉब्लम क्या है? जिस एरिया में मैं ले रहा हूँ उसकी लैंड की प्राइस इंक्रीज कर गई है। अच्छा, जो मुझे आपकी कन्वर्सेशन से जो इनसाइट मुझे मिली है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आप बात कर रहे हो, आपका मेन फोकस के ऊपर है, जो मुझे समझ आ रही है। अच्छा, आपकी एक आप हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते, आपकी एक रिस्ट्रिक्शन है सिविल एविएशन की तरफ से या फिर आपकी जो भी अथॉरिटीज वगैरह, ठीक है। और सेकेंडली जहाँ पे आपने हाई राइज बिल्ड करना है वो आपका मेन लैंड ही होगा, आप शहर से बाहर जाके बिल्ड नहीं कर सकते, वो चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लैंड की प्राइस सस्ती है, प्राइस वहाँ पे, हाँ वहाँ पे आपकी वहीं पे जो लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप देखें, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है, आपका एक अपार्टमेंट हाई राइज 12, 15, 20 स्टोरी आपकी, ठीक है, आपने वो स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम सोसाइटीज़ हैं वो अभी तो अपने मॉडल हाउस बना रहे हैं, मॉडल विलास बना के बेच रहे हैं, तो क्या उस पर मतलब वो चीज़ डिफर या फिर वो एक क्या कहते हैं डिफर नहीं करती दोनों बातें? देखिए अनफॉर्चुनेटली स्पेशली ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर, देखिए हमारे पास ना एक तो स्किल लेबर नहीं है। जब G+10 से ऊपर जाते हैं ना, तो जब आपके पास इक्विपमेंट नहीं होते, क्रेन्स नहीं होती, तो फिर आपकी एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट G+10 से ऊपर जितने भी जाते हैं तो 300-400 रुपए पर स्क्वायर फीट वैसे ही बढ़ जाती है। ठीक है। फिर आपके पास लेबर ही नहीं होती स्किल्ड, वो थोड़ा सा एक फैक्टर होता है, फेयर होता है हाइट का, उससे भी लोग फिर थोड़ा सा वो लेबर भी महंगी हो जाती है। तीसरी बात यह है कि जब आप एक घर मॉडल हाउस बनाते हैं ना, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोटी होती है। ठीक है। आपने बनाया 5 मरले का एक घर बना गया, मॉडल हाउस बना लिया, उसकी कॉस्ट आएगी 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन की। जब आप ऊपर जाते हैं ना, आपकी सिर्फ राफ्ट और एस्किवेशन और सिर्फ आपकी पाइलिंग के अंदर 5 कनाल का अगर प्लॉट आप लें और उसकी सिर्फ पाइलिंग करें, 5.5-7 करोड़ रुपए आपके सिर्फ पाइलिंग में लग जाता है। और पाइलिंग क्या होता है? आपने ग्रिल करना होता है, उसके अंदर पोर करना होता है, उसमें सरिया डालना होता है, उसके बाद एस्किवेशन स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद आपकी पूरी राफ्टिंग होती है। सर आप बेसमेंट से निकलते निकलते 25-30 करोड़ रुपए लगा चुके होते हैं। अब 30 करोड़ रुपए आपने लगाए और अभी लोग कहते हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है इसके अंदर। फिर आपकी इंस्टॉलमेंट आना कम हो जाती है। लोग तब खरीदते हैं जब ग्रे स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर के लिए आपको कम से कम 30-40 करोड़ 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो 50 करोड़ रुपए आपने बेचना है तो खरीदना है, बनाना है, फिर लैंड के लिए आपको पैसे चाहिए, फिर आपने एक प्रोजेक्ट अप्रूव करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए। तो सिस्टम ये होना चाहिए कि यहाँ पे हाई राइज को इनकरेज करना चाहिए था, यहाँ पे हाइट्स की रिस्ट्रिक्शन लो करनी चाहिए थी। अगर मैं डिफरेंट मुल्कों की अगर रेडियस की बात करूँ, अगर MM आलम का रेडियस, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले हमने वर्किंग की कि जी हाइट्स, मिनिस्ट्री के साथ हमारी कोई वर्किंग चल रही थी कि जी हाइट्स कहाँ तक जानी चाहिए और वो क्या रेडियस होना चाहिए। जो एयरपोर्ट्स के सराउंडिंग में होता है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है हाइट्स की। इंडिया के अंदर रनवे से के अलावा जितनी भी आप हाई राइज हैं या जो लैंडिंग जोन होते हैं वहाँ तक आप अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप ठोकर नियाज बेग से पहले तक आप अनलिमिटेड पे जा ही नहीं सकते। अब जब आप ठोकर नियाज बेग पे जो लैंड महंगी है उसमें आप हाइट नहीं दे रहे, ठीक है, जो बाहर चली गई जहाँ पे लैंड की प्राइस ही कम है आप वहाँ पे अनलिमिटेड दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हाई राइज को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करनी पड़ेगी और डेवलपर्स को भी उसके अंदर आके मैंडेटरी कर दें हर सोसाइटी के अंदर कि जी 2 हाई राइज बिल्डिंग्स बननी चाहिए, मैंडेटरी हैं। उससे क्या होगा? एडॉप्ट, देखें अभी लोग एडॉप्ट भी नहीं करते। छोटे शहरों में जाए ना, वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो पर्दे का मसला है, छत और चादर हमारी अपनी होनी चाहिए, प्राइवेसी जिसकी सबसे बड़ी, ये कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा। कराची में हाई राइज के ऊपर या अपार्टमेंट्स की लाइफ हर बंदा गुजार, किसी को कोई इशू नहीं होता। इस्लामाबाद में आप लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बट लाहौर में भी कुछ काम शुरू हो गया इस पे। बट आप छोटे छोटे शहरों में जाते हैं ना तो वहाँ पे प्राइवेसी वाला एक फैक्टर होता है, बिकॉज उनके लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस तरह की सोसाइटीज़ में अगर 1-1, 2-2 टावर्स बने,
जिससे नो डाउट इसका इनकम और इसकी जो रिटर्न होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, अच्छा रिटर्न निकलता है। बट उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, फिर उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए, फिर उसके लिए आपको अप्रूवल्स के लिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक वन विंडो सोल्यूशन आपको मिल जाए, उसी के अंदर आपको कुछ बाय लॉज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाए, वेस्टेज कम हो जाए। अगर इस तरह की चीज़ें अगर अथॉरिटीज देंगी तो लोग बनाएंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे डेवलपर को रिटर्न चाहिए, ठीक है, चाहे वो प्लॉटिंग में मिले चाहे वो हाई राइज में मिले। अच्छा बाय हुक या बाय क्रुक आपने जाना ही है, 2000 जाना है, 40 yes. 20 50 तो आपने हाई राइज पे आना ही आना है, तो जितना जल्दी हम अडॉप्ट कर लेंगे वो बेहतर होगा हमारे लिए। और कर रहे हैं। मैं आपको बड़े इस तरह के, मैं तो खैर मुल्तान में कोई तकरीबन 5 प्रोजेक्ट खुद मैं वहाँ पे डिलीवर कर चुका हूँ। वहाँ पे मतलब DHA मुल्तान में, लाहौर में तो खैर आप बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बिकॉज अब लाहौर में लैंड की प्राइस इंक्रीज। जहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जहाँ पे लैंड की प्राइस महंगी होगी ना, वहाँ पे हाई राइज बनना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट अपार्टमेंट से सस्ता मिलेगा ना, तो कभी भी कोई बंदा अपार्टमेंट पे नहीं जाएगा, उसको अपना घर चाहिए, अपनी प्राइवेसी चाहिए। ये तो एक फिनोमिना है यहाँ पे। हाँ, बहुत से अच्छे डेवलपर्स हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत मॉडर्न किस्म के बनाए, लोगों ने वहाँ पे सेकंड होम के तौर पे या फैमिलीज वहाँ पे, तो वो इस तरह के डेवलपर्स को आगे आना चाहिए। अच्छा, मुझे इत्तेहाद टाउन के बारे में मुझे बताएं कि अगर कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर इत्तेहाद टाउन को, लेट्स से कि अगर आज एक बंदा जिसके पास 40-50 लाख रुपए है, 4-5 मिलियन, और लाहौर में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है, तो वाई शुड ही चूज के इत्तेहाद टाउन में वो जाके घर ले या फिर इन्वेस्ट करें? देखिए, मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है एंड यूज़र की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आज इन्वेस्ट करता है तो वो अमानत है उसकी मेरे पास, जो कि मैंने एज अ रिटर्न में उसको प्लॉट देना डिलीवर करके। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकली हमारे एक बड़ा स्ट्रेट लाइन हमें मैसेज होता है मैनेजमेंट कि जो आपने कमिट करना है वो डिलीवर करना है और टाइम से पहले डिलीवर करना है। देखें, उस जगह पे जहाँ पे आपको ये श्योरिटी हो कि मुझे अगले 3 से 4 महीनों में प्लॉट मिल जाएगा, अगर वहाँ पे ये श्योरिटी हो कि अगर 1 साल के बाद मुझे 30 से 50% का कैपिटल गेन मिलेगा, अगर इस चीज़ की श्योरिटी हो कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अप्रूव्ड है, अगर इस चीज़ की श्योरिटी हो कि जी मैंने अगर कल इमरजेंसी में बेचना है तो मैं इमीडिएटली मार्केट में जाऊँगा तो बिक जाएगा, उसके अलावा एंड यूज़र को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिसने घर बनाना है उसको इन्वायरमेंट चाहिए, और वो इन्वायरमेंट आप ऑलरेडी, जो मैंने आपको कहा है कि हमने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए इत्तेहाद 1 डायमंड रोड पे और रहीम यार खान में, वो जब आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा तो ये हमारा बेसिकली बिजनेस के अलावा ये हमारा एक किस्म का, हम लोगों के लिए खिदमत भी कर रहे हैं कि लोगों के लिए अच्छी कम्युनिटी, लोगों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं, दुआएं देते हैं। ऑब्वियसली जब आपको सुकून मिलता है अपने घर में, अपने एरिया में, तो आप दुआएं देते हैं। तो वो किसी ने पूछा ना, मैं मतलब लाइक आपसे क्वेश्चन करूं कि जी हर बंदा, हम 3-4 लोग जो बैठे हैं, वो कहूँ कि जी आप अपने कागज़ पे लिख लें आपने क्या कमाया, तो आपने दिमाग में क्या कोई नंबर आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं महीने में क्या कमाता हूँ, आ गया दिमाग में? एग्जैक्टली मतलब ये चीज़ में मतलब आप स्टार्ट में आपका माइंड नंबर पे जाता होता है, लेकिन बाद में जाके पर्पस आपको पता लगता है लाइफ का ना, तो बेसिकली फिर आप जाते हो यार इज्जत, मैंने इज्जत कमाई और दुआएं कमाई। हाँ, तो वो नंबर हमारे लिए मैटर नहीं करता, मतलब मैटर करता है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो हमें दुआएं दे रहे हैं, क्या वो हमसे खुश हैं। अच्छा, और उसको भी बड़ा आप आराम से जज कर सकते हैं, और उसको आप उसको ना बड़ा तरीके से देख सकते हैं कि अगर उन लोगों ने फिर आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर ली तो इसका मतलब है कि दे आर सेटिस्फाइड। तो इसीलिए अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस ग्रुप ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि हमारे पास हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि वो नीचे अपने सेल्स पार्टनर बनाते हैं। उससे क्या होता है कि आप इन रिस्क बांटना चाहिए। मैं अगर कहूँ ना कि हर चीज़ मेरे पास जी, सेल भी मैं करूँ, मार्केटिंग भी मैं करूँ, रिस्क बांटने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकालें। इस मुआशरे में हर बंदा अगर अपॉर्चुनिटीज़ निकालेगा तो एंड ऑफ द डे कोई ना कोई उससे मुस्तफ़ीद हो रहा होता है। तो हम लोगों ने इस मॉडल को ऑप्ट किया कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हमारे साथ लोग टैग होते हैं, हमारे साथ लोग कनेक्ट होते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी ये देते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट है, आप बेचें, और उस पर आप हमसे जो भी आपका इंसेंटिव बनता है वो आपसे हमसे। अच्छा, जिस तरह इत्तेहाद, लेट्स से कोई सोसाइटी लॉन्च होती है, लेट्स से उसकी एक प्राइस होती है 4,50,000 की इनिशियल डाउन पेमेंट है, टोटल प्लॉट आपको पड़ेगा प्लॉट 25 लाख का या 3 मिलियन का पड़ रहा होगा, ठीक है। आप जाते हो फर्स्ट टाइम डीलर के पास ना, वो आप कहेंगे यार अच्छा यही प्राइस है, फिर आप जो आपके वेबसाइट पे नजर आ रहे हैं, लेट्स से XYZ ABC आपके हैं, फिर आते हैं नीचे मेरे पास इत्तेहाद की फाइल है, मैं मुझसे ले लो, आप परचेज कर लो, वो आपको कहेगा 4,50 ही मैं आपको 4,10 की मैं दे दूंगा।
अच्छा उस पर आप क्वेश्चन करो कि 3-4 मार्केट में रेट मिल रहा है, ठीक, क्रेडिबल भी लग रहा है, वो भी हो रहा है, ठीक है। फिर आता है 380 में मुझसे आके ले जाओ, जिसके बारे में आप देख के भी बंदे से बात करते हो ना, यार ये क्रेडिबल बंदा वाकई है कि नहीं है। तो इत्तेहाद टाउन ने अपने जो पार्टनर्स के अंदर आप कह लो कि क्रेडिबिलिटी कैसे मेक श्योर की हुई है, बेसिकली कहाँ तक वो टायर जा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग इन हाउस, क्योंकि नॉर्मली अगर बात करें ना, रियल स्टेट वो तबका जो अज्यूम किया जाता है, परसेप्शन लोगों की है कि यार यहाँ पे एक अनएजुकेटेड लोग ही होंगे, यहाँ पे बड़ेरा सिस्टम यहाँ पे है, अच्छा ठीक है, जिसको कुछ नहीं आया उसने एक 2 प्लॉट पकड़ा, वहाँ पे दोबारा री इन्वेस्ट किया, उसको बेच के, और वो उसका साइकिल चल पड़ा है। तो वो चीज़ कैसे आप मेक श्योर करते हो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रियल स्टेट के अंदर, आपकी बात है कि ये इंडस्ट्री प्रेफर्ड इंडस्ट्री नहीं थी, बट पिछले 2-4 सालों से 5 सालों से मैं देख रहा हूँ ये प्रेफर्ड इंडस्ट्री है, बिकॉज लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, टेक का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है हमारी डेवलपर्स के एंड पे भी, और जो एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, उनके एंड पे भी। तो ये जब ये सारे फीचर्स आपके बेहतर हो ना, तो फिर लोगों के कमिटमेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर सोशल मीडिया में भी लोग आते हैं, फिर अपने CRMs भी लगाना शुरू कर दें, तो लोग अब पढ़े लिखे आते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जब मैंने ज्वाइन किया तो लोग कहते थे यार मल्टीनेशनल छोड़ के क्या तुम पागल हो गए हो, पटवारी बन गए हो। मैं वो क्यों, क्योंकि वो कहते जी पटवारी वो बंदा होता है जिसको सिर्फ ज़मीनों का काम आता है, बाकी उसको कुछ भी समझ नहीं आती। बट अब इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग हैं, जितने भी बैंकर्स हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास, मैं कोई पोस्ट निकालता हूँ, कोई पोजीशन निकालता हूँ, हर इंडस्ट्री से लोगों की अप्रोच होती है, हर इंडस्ट्री के लोग सीवीज भेजते हैं। इससे ये तो क्लियर हो गया कि इस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप है, इस इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कैरियर ग्रोथ है। फिर आपका अच्छा डेवलपर अगर आपको मिल जाता है या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, तो उससे आपको मज़ीद आपको लर्निंग मिलती है, और फिर आप कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हैं, ये सारे के सारे क्वालिफाई करते हैं। हमने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं कि वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनका पिछले बैकग्राउंड रियल स्टेट का पिछले इतने अरसे से होना चाहिए, वो टेकी होना चाहिए, उसके अपने CRM सिस्टम, कॉल सेंटर, उसकी मार्केटिंग की टीम होनी चाहिए, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में वो होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि लोग देखें एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो मेरे बिहाफ पे काम करे, वो मेरा फ्रंट फेस हो ये मार्केट में। तो हम बड़ा उसके अंदर ना बड़ा चूजी हैं, हम बहुत सिलेक्टिव लोगों को, टोटल 10 से 12 लोग हैं इस वक्त मेरे पास जो कि स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हैं। और वो क्यों रखें कि जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं नीचे से, वो ऊपर प्रमोट हो रहे होते हैं और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन रहे होते हैं। उसकी वजह से रेट कंट्रोल होता है ओवर सप्लाई से। जब आप ओवर सप्लाई करते हैं मार्केट में, जब आप उनकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप फाइल्स या प्लॉट्स बेच रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि मार्केट सैचुरेशन पे आ जाती है और फिर वो बाउंस बैक करती है। फिर उसमें डेवलपर्स क्या करते हैं, बाय बैक कर लेते हैं ताकि रेट स्टेबल रहे, या फिर कंट्रोल करते हैं अपने पार्टनर्स के थ्रू के कोई भी प्लॉट इससे नीचे बिकेगा तो दे विल चार्ज देम, और फाइन करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उससे मार्केट स्टेबल होती है। बट नॉर्मली ये रिवर्स तब होती है जब आपकी मार्केट बूम पे गई होती है, ओन पे, और वो फिर ऐसा ऐसा ड्रॉप होती है और फिर माइनस में आती है। जब आप एंड यूजर पे काम करते हैं, जैसे हम लोग एंड यूजर पे काम करते हैं, हम सिर्फ बेचते ही वही हैं जो कि एंड यूजर के नाम पे ट्रांसफर, हम ट्रांसफर पॉलिसी पे फोकस करते हैं कि जी मैक्सिमम लोग अपने नाम पे ट्रांसफर करें, जिससे क्या होता है कि मार्केट में फाइल्स अवेलेबल ही नहीं होती। एक एंड यूजर है, मैक्सिमम कितने होंगे एक टाइम में, 2 होंगे 3 होंगे जिन्होंने बेचना होगा। वो मोस्टली क्या होता है उन्हीं डीलर्स के पास जिनसे खरीदो थे वापस दे देते हैं, उस पर इवन प्रॉफिट भी उनको मिल जाता है। मैं तो ये कहता हूँ ओपनली कि आज आप इन्वेस्टमेंट करें, 2 साल बाद अगर आपको वो रिटर्न ना मिला तो मैं बाय बैक कर लूँगा आपसे, बिकॉज मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 55 लाख का प्लॉट मैंने 5.5 मिलियन का इतिहाद 1 में दिया था, जो कि आज 13.5 मिलियन का है, 1,35,00,000 का कैश पे मैंने 1 साल के पेमेंट प्लान पे दिया था। आज मैं 1,25,00,000 का प्लॉट बेच रहा हूँ 5 मरला इतिहाद 1 पे 1 साल के पेमेंट प्लान पे। तो ये अच्छा, इसी रीजन के डेवलपमेंट अंदर बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये है। देखें, जब आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं ना, और जब आपकी एक्सेस रोड्स और आपकी पोजेशन और वहाँ पे घर बनना शुरू होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस एस्केलेट करती है, गेन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट जैसे मेरी प्रोग्रेस डेवलपमेंट की बेहतर होगी। मैं 2 साल का क्यों कह रहा हूँ, 1 साल में जब मैं पोजेशन कंप्लीट दे दूंगा, ऑटोमेटिकली वो प्राइस जिस पे आज आपने बाय किया होगा वो 60-70% इंक्रीज कर चुकी होगी। तो फिर मैं उस प्राइस पे वापस लेके मार्केट पे महंगा भी बेच सकता हूँ। तो इसीलिए मैं तो ओपनली कहता हूँ कि जिस बंदे ने आज मेरे से इन्वेस्टमेंट किया, 1.5 साल बाद मेरे से वो पैसे उस पर अपने साथ
प्रॉफिट के साथ लेके जाए। चलें, काफ़ी लंबी हमारी गुफ्तगू हो गई है, स्टिल काफ़ी टॉपिक रहते हैं टैक्सेशन के ऊपर, प्रॉफिट वगैरह, मेरे बड़े क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी मैंने 10-20% टच किया मैं चीज़ें ना। तो लास्टली मुझे ये बताएं कि मतलब इत्तेहाद टाउन या फिर आपका विजन क्या है बेसिकली ना, डाउन द लाइन 10 साल के अंदर आपको खुद को कैसा दिखना चाहते हो? क्या यू गोना कॉम्पीट विद द जो बड़े मार्केट में ब्रांड्स हैं उनके साथ, या फिर अच्छा साथ में एक और जो आपने आइडेंटिफाई किया है, जो लोअर इनकम तबका है ना उनके लिए इत्तेहाद टाउन या फिर इस तरह जो ग्रुप है वो क्या लेके आने देखिए, हम बेसिकली हम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। बात ये होता है कि आप अगर देखें, डेवलपर पैसा कमा लेता है, चाहे कोई कहे कि जी मैंने बहुत कुछ करके मुझे पैसा, ये गलत। लेकिन हमारा विजन क्या है, हमारा लिए ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हमने सिर्फ पैसा कमाना, हमने लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना है, लोगों का हमने लोगों को डिलीवर करना है, उनकी अमानत हमारे पास पड़ी है, पैसे हमारे पास पड़े हैं, उसके अगेंस्ट डिलीवर करना है टाइम से पहले, और हम उनको इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। देखें, एंड ऑफ द डे जब आप लोगों को अच्छी लिविंग देते हैं, अच्छी कम्युनिटी देते हैं, उसका रिटर्न में आप बिजनेस लेते हैं इनडायरेक्टली। तो हमारा विजन ये है कि हम अगले 3-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे डिलीवर करें, उस पेस पे डिलीवर करें जो शायद कभी कोई सोच ही ना सके, और उस स्टैंडर्ड का दें जो कोई एक्सपेक्ट ही ना करे। तब जाके मैं जहां पे भी प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएगा। चलें, अफोर्डेबिलिटी और साथ में आपके स्टैंडर्ड लिविंग है वो आपका विजन है। आई होप कि दोबारा आपसे कैचअप करते हैं अगली किसी पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि काफ़ी टॉपिक है जो कि आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड ना, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस लोगों नहीं होता क्योंकि जो एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उससे नहीं पता यार रियल एस्टेट के अंदर क्या चल रहा है, उसका फ्रंट फेस क्या है, वो 4-5 जो लोग मिलते होते हैं आपको, वो एजेंट होते हैं, आप वो परसीव करते हो, बाकी टॉप तक बंदे ऐसे ही होंगे ना वो करके ऐसे। चलें व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक ऑफ दिस देन प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, खुदा हाफिज़।